हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का, अपने बड़ों का, साथ में पड़ोसी का भी ध्यान रख रहे होंगे। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं आज के। कैसे आप लोग, एक बार सभी लोग बताएंगे जल्दी से ज़्यादा संख्या में तुरंत आएंगे, क्योंकि आज से होने वाला है अर्थमेटिक के साथ में एक जंग। और यहाँ से अर्थमेटिक, देखिए अर्थमेटिक अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी मैथ ही आप लगभग कर चुके होंगे। अर्थमेटिक जैसा टॉपिक जो है आपके लाइफ से रिलेटेड होता है, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, जो आप डेली लाइफ में करते हैं वही अर्थमेटिक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें कब करते हैं आप? कोई चीज़ खरीद के लाते, बेचते हैं, डिस्काउंट मिलता है, औसत चीज़ें भी हम निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है, चाहे पैसा देना हो किसी को ब्याज पे, तो सब लोग आज से ये समझ लीजिए कि आपका मैथ का जो एक हिस्सा ऐसा है जो आपको मैथ में आगे तक लेके जाता है। और यहाँ से अगर आपका कॉन्फिडेंस बनता चला गया तो मुझे लगता है कि मैथ में कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं रहेगी। अगर आपने पहली क्लास, मतलब ये समझ के चलिए कि आज से आपकी पहली क्लास शुरू हो रही है, तो यहाँ से अगर आपने और ज़्यादा मेहनत से पढ़ा, मैं कोशिश यही करूँगा कि हर एक बच्चे तक मेरी चीज़ें पहुँचे। धीरे से चलेंगे, आराम से चलेंगे, चीज़ें समझ के चलेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। शुरू का टॉपिक एलिगेशन इसलिए लिया है कि एलिगेशन से क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर में आते हैं। परसेंटेज में भी बनता है, प्रॉफिट लॉस में भी बनता है, डिस्काउंट में भी बनता है, एवरेज में भी बनता है, आपके और बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं। ठीक है, हर जगह आपका कहीं ना कहीं एलिगेशन का यूज होता है। तो एलिगेशन को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में वन बाय वन सारे टॉपिक वाइज हम चैप्टर करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी से सेशन को शेयर आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो एक बार जल्दी से करके अपने कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, चीज़ों को नोट करेंगे तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद कर पाएंगे, और एक अच्छे नोट्स बनाएंगे तो दोबारा से मैथ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और कैसा लग रहा हूँ एक बार ये भी बता दीजिएगा। वॉइस मिसमैच वगैरह सब चीज़ें ठीक है ना? ब्राइटनेस वगैरह सब चीज़ें बता दीजिएगा। ठीक है, मैं सही से दिख रहा हूँ ना आपको? हाँ, सब चीज़ होगी, आप टेंशन ना लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हाँ सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आप सब कुछ कर लेंगे। बस आपको ये लग जाए ना एक बार कि हाँ मुझे मैथ आने लगी है। जैसे कि आपने अभी तक जितने भी टॉपिक किए, क्या उसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगी, है ना, अगर आप पहले दिन से जुड़े हैं। इसी तरीके से एक बार अर्थमेटिक सा खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा पूरी मैथ ही मुझे आ गई। और अर्थमेटिक से फिर आगे चल के एडवांस मैथ में आपको इनकी ज़रूरत पड़ने लगती है, रेशो जैसे मैथड आपके। ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है आगे चल के। DI वगैरह के क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं अर्थमेटिक से ही। डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपके 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे जो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। ध्यान से एक एक चीजों को नोट करेंगे, एकदम ध्यान से एक एक चीजों को नोट करके चलेंगे। ठीक है, ध्यान से करेंगे, एक एक चीजों को नोट करना है, अपनी कॉपी में एक एक चीजों को नोट करना है। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। कतई बेकार लग रहे हो, चलिए अच्छा लगा मुझे सुन के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या जानते हैं मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में, कितने आपको पता है क्या होता है मिक्सचर जिससे आप मिश्रण बोलते हैं हिंदी में। तो बताइए क्या होता है मिक्सचर, बताइए, किसी को कोई भी आइडिया है कि मिक्सचर क्या होता है? जी, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हो गया बच्चा, 2 दिन क्लास तो चली है इसमें, एक क्लास थोड़ी ना करी है मैंने, उसमें 2 क्लासें ली है, उसमें सब कुछ कंप्लीट हो गया है। मतलब आखिरी में जो क्वेश्चन बचे वो मैंने दे दिया, उसमें सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, जितने क्वेश्चन आते मैंने वो करा दिए। ठीक है बाबू, बीजगणित आपका अलजेब्रा आता ही नहीं है इसमें, अलजेब्रा नहीं आता है इसमें। ठीक है, यूपीएसआई में ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आती। अलजेब्रा का जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वे आपके सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर में मैंने कराए हैं, और बाद में करा लेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा जरूरी है अभी हम वो करना चाहते हैं। तो अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन इस तरह के नहीं बनते जिस तरह से आप सोच रहे होंगे। ठीक है, दूध पानी का मिश्रण होता है। ओके, मिक्सचर ऑफ क्या
सिनोलिफिकेशन ये क्या वर्ड होता है भाई? मिला देना, ओके, मिला देना मतलब पैक बना देना, ऐसे सोच रहे हैं आप लोग, मतलब ये दारू है और ये पानी है, मिलाओ, ठीक है। चलिए ऐसे भी कह सकते हैं। मैंने कहा भाई देखिए, आपके पास में दो तरह के अलग अलग बिल्कुल अलग अलग आपके जो है ना, जैसे मान लीजिए कि एक में तो प्योर दूध है, एक बर्तन में तो क्या है, प्योर दूध है, मिल्क है, आपका क्या है बच्चा, मिल्क है, और एक में बिल्कुल प्योर वाटर है। वाटर मतलब इसमें कोई अदर पार्ट नहीं होना चाहिए, इसमें वाटर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पानी और दूध का ये भी एक मिश्रण हो। तो अलग अलग खुद में 100% होता है वाटर, पानी शुद्ध होता है अपने आप में, और दूध जो है अपने आप में शुद्ध होता है, ये भी 100% है। अगर इन दोनों चीजों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए, कहने का मतलब मिल्क प्लस वाटर, तो ये आपका होता है बच्चा मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर, मिश्रण, जिसे आप बोलते हैं मिक्सचर या मिश्रण, ठीक है, लिख लीजिए, इसे बोलते हैं मिश्रण। यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब अलग अलग, जैसे मैं ये भी कह सकता हूं आपकी वाइन है, शराब है, ठीक है, और उसमें आपने सोडा मिलाया, वाइन और सोडा दोनों अलग अलग चीजें हैं, अपने आप में 100% है, दोनों को आपने तीसरे एक बर्तन में उड़ेल दिया तो ये भी आपका मिक्सचर है। लेकिन मान लीजिए आपने एक मिश्रण तो ये तैयार किया, ठीक है, इनकी कोई क्वांटिटी, कोई रेशियो हो सकता है आपस में, इसे कुछ 2 के अनुपात में से 3 के अनुपात में डाला, मतलब मान लीजिए इसने 2 लीटर दूध डाला है और 1 लीटर पानी डाला है, तो 3 लीटर हो गई टोटल क्वांटिटी, ऐसा हो सकता है। एक और अलग बर्तन से हमने क्या लिया, मान लीजिए इसमें भी मिल्क है आपका और इसमें वाटर है भाई, है ना, वाटर, इसमें से अलग रेशियो में आपने लिया, मान लीजिए इसमें से 3 लीटर दूध ले लिया, इसमें से 1 लीटर पानी ले लिया, और ये भी एक मिश्रण बना दिया, ये एक तीसरे बर्तन में डाल दिया, इसको भी हमने क्या करा, एक तीसरे बर्तन में डाल दिया, है ना, इसे भी हमने एक तीसरे बर्तन में डाल दिया, तो इसमें भी क्या हो गया, मिल्क और वाटर, रेशियो अलग अलग हो सकता है। अगर हमने इसमें से और इसमें से दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में डाल दे, इस मिश्रण को भी एक तीसरे बर्तन में, इससे अलग वाले मिश्रण में डाल दे, और इस वाले को भी, इस वाले मिश्रण को भी, इस वाले को भी एक बड़े से बर्तन में डाल देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप वो नहीं बनाते क्या, मतलब मिठाई वगैरह के लिए मावा वगैरह, मतलब ये और बहुत सारी चीजें, चाय वगैरह आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए ये क्या चीज, चलिए, तो मैं ये कहूंगा भाई, अगर आपने दो मिश्रणों को, ये अलग मिश्रण है बर्तन में, ये अलग मिश्रण है, आपने एक अलग बर्तन में डाला, दोनों तरह के मिश्रण आपने एक नए बर्तन में डाल दिए, और इसमें आपका जो ये सारा का सारा जो इसका भी मिश्रण और इसका भी मिश्रण मिल जाता है, इसे आप कहते हैं एलिगेशन, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में जब हम तीसरे बर्तन में डालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलिगेशन कहलाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ जाऊं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि ये तो हमें बात समझ में आ गई कि मिश्रण क्या है। मिश्रण हो गया कि भाई दूध अलग होना चाहिए, पानी अलग, दोनों को एक बर्तन में डालेंगे तो दोनों का अलग अलग मिलके एक नया एक मिश्रण तैयार हो गया, दूध का पानी का, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम शरबत बनाते हैं तो वो घुल जाते हैं आपस में, तो ये तो मिश्रण हो गया। और जब हम दो मिश्रणों को एक साथ मिलाते तो हमारा एलिगेशन बन गया। लेकिन बात यह है कि हम एलिगेशन जैसा तरीका लगाते कब है और कब ही ये लगेगा, मतलब ऐसा क्या होना चाहिए कि आप एलिगेशन लगा पाए। तो मैं कहूंगा एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले तो आप किसी चीज को किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तभी हम उस पे एलिगेशन लगा पाते हैं। अब मुझे बताइए, जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि आपने 10 किलोमीटर दूरी तय की, इधर आपने कितनी दूरी तय की, 10 किलोमीटर, और आपने इधर 20 किलोमीटर दूरी तय की। क्या मैं इन दोनों से एलिगेशन लगा सकता हूं? दूरी से, सिर्फ दूरी दी गई है, ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, क्या मैं इसमें एलिगेशन लगा सकता हूं? मान लीजिए एक और दूरी है
30 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर, आप ये भी कह सकते हैं। एक तीसरी दूरी और है 15 किलोमीटर। क्या इसमें एलिगेशन लगेगा? कितने सारे बच्चे मानते कि एलिगेशन लग जाएगा? ठीक है जी, कह रहे 30 किलोमीटर हो जाएगा। बात तो सुनिए पहले, ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर, ये सिर्फ दूरी है बच्चा। क्या इसमें एलिगेशन लगेगा? नहीं, नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, नहीं, हाँ नहीं, और हाँ नहीं भी कह रहे हैं, हाँ भी कह रहे हैं। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि आप सच में जानते कि एलिगेशन कहां लगता है, इस बात को ध्यान से समझे। आज अगर आपने चीजें सीख ली कि एलिगेशन कब लगता है ध्यान से, तो मैं कहूंगा एलिगेशन नहीं लगेगा बच्चा, एलिगेशन नहीं लगेगा, बिल्कुल एलिगेशन नहीं लग सकता। एलिगेशन लगने के लिए आपको किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष में बात बोलनी पड़ती है। जैसे कि चाल, चाल किसके रेस्पेक्ट में होती है? समय के रेस्पेक्ट में होती है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है बच्चा? दूरी बटे समय। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने जो बात की वो किसके रेस्पेक्ट में की? टाइम के रेस्पेक्ट में की। किसके रेस्पेक्ट में? समय के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चा, तो यहां पे एलिगेशन हम लगा सकते हैं। मान लीजिए 3 स्पीड आपको दी गई है, कहता है कि भाई देखिए हमने कुछ दूरी इतनी स्पीड से चली, कुछ दूरी स्पीड इतने स्पीड से चली, और टोटल समय हमें कुल दूरी चलने में इतना लगा, तब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, और वो एवरेज स्पीड ही आपकी बीच में रखी जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको किसी के सापेक्ष में कोई चीज बोली नहीं गई है तो वहां एलिगेशन भी नहीं लग सकता है। भाई दूरी क्या है? एक तो दूरी है ना, सिंपल ही, किसी के सापेक्ष में थोड़ी है। दूरी खुद में एक पूर्ण वर्ड है, इसमें आप कहीं भी किसी के सापेक्ष में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस को हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करते हैं, डिस्टेंस खुद में अपने आप में एक पूरी चीज होती है। ठीक है, आप मुझे बताइए, जैसे कि मैं कहूं 2 घंटे, ठीक है, समय मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 2 घंटे, 2 घंटे, इधर 4 घंटे, ठीक है, तो क्या मैं एक बीच में 3 घंटे भी ले लेता हूं? क्या इसमें कुछ लग रहा है आपको? सिर्फ समय की बात कर रहा हूं मैं, किसी के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं, किसी के भी रेस्पेक्ट में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मतलब किसी के साथ में इसकी तुलना नहीं कर रहा हूं, सापेक्ष में बिल्कुल बात नहीं है। तब भी हम एलिगेशन बच्चा नहीं लगा पाएंगे जब तक हम किसी के रेस्पेक्ट में बात ना करें। ठीक है, किसी के सापेक्ष में हम बात ना करें, यानी कि जब तक कोई रेशियो नीचे नहीं बनेगा, जब तक कोई नीचे अनुपात नहीं बनेगा, जब तक हम नहीं कर सकते। कहां कर सकते हैं? अब खुद सोच के देखिए कहां कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? आप मुझे बताइए लाभ क्या होता है? आप कहेंगे सर लाभ होता है प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? आप खुद मुझे बताइए। आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत हम निकालते हैं, अगर मैं लाभ की बात करता हूं तो मुझे लाभ कब होता है? किसके रेस्पेक्ट में लाभ होता है? आप कैसे पता करते हैं कि अब मुझे लाभ हुआ है? आप कहेंगे सर जब मैं तुलना करता हूं क्रय मूल्य के साथ में, तो कंपैरिजन हो रहा है ना। जब भी हम लाभ प्रतिशत की बात करते हैं तो हमारी कंपैरिजन होती है क्रय मूल्य से, कि अरे 100 रुपए की चीज लेके आया था और मैंने 150 की बेच दी, तो मुझे क्या हुआ? लाभ। तो आपने कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया ना, किसके साथ में किया? क्रय मूल्य के साथ। तो नीचे क्या आता है? सीपी, है ना बच्चा। तो हम किससे डिवाइड करते हैं? हम क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? इसके। तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है, जो भी आपका लाभ प्रतिशत होता है, वो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं? हम क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। तो हमारा जो नीचे रेशियो बनता है वो किसका बनेगा? क्रय मूल्य का बनेगा, यानी कि हम सापेक्ष में किसके बात करके चले हैं? सीपी के। तो इसलिए हम कहते हैं कि मान लीजिए यहां पे कुछ प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, यहां पे कुछ प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, और यहां पे एक एवरेज प्रतिशत प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसे एवरेज प्रतिशत प्रॉफिट। तो नीचे किसका अनुपात बनेगा? बाबू जो नीचे आता है उसी का अनुपात नीचे बनता है। आखिरी में किसका अनुपात बनेगा? CP1 CP2 का। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ वस्तुएं 100 रुपए की खरीदी, कुछ वस्तुएं आपने 20 रुपए की 200 रुपए की खरीदी, और आपने उन सभी को 150 रुपए के हिसाब से कुछ बेच दिया और आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है,
तो आपकी यहाँ पे कितनी वस्तुएं आपने कितनी खरीदी थी, आपने यहाँ पे कितने रुपए की वस्तुएं खरीदी थी, इस तरीके से। जैसे चीजों की बात करूं, आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो आप चीजें खरीदते हो ना 50 रुपए किलो, 50 रुपए प्रति किलोग्राम। भाई आलू कैसे दिए, कहता है भाई 50 रुपए किलो दिए। तो नीचे क्या आया, जैसे मैंने कहा 50 रुपए प्रति किलोग्राम, तो नीचे कौन आया, किलो। यानी कि आप किसके साथ तुलना कर रहे हैं, चीजों के साथ में तुलना कर रहे हैं कि मैंने 1 किलो चीजें 50 रुपए में खरीदी है। तो जिसके साथ तुलना होती है मतलब जो नीचे आता है उसी का नीचे अनुपात भी बनता है, उसी का नीचे अनुपात बनेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई आपने इधर से 25 रुपए की कोई चीजें खरीदी है, आप इस तरीके से समझिए, आपने इधर से 25 रुपए की कुछ चीजें खरीदी, आपने इधर से 50 रुपए की कोई चीजें खरीद ली है, और आपने सारी चीजों को मिला के फाइनली आपको जो कितने की पड़ी, मान लेते हैं आपको 35 रुपए की पड़ गई। आपने कुछ चीजें इधर से खरीदी, कुछ इधर से खरीदी, आपने टोटल उनको सभी को मिलाया और आपकी वो जो चीजें पड़ेगी फाइनली इतने की पड़ गई, मान लीजिए। तो नीचे अनुपात किसका बनेगा, किसका बनेगा, क्या यहाँ पे कीमत का बनेगा, मतलब कीमत का बनना चाहिए। कितने सारे बच्चे कहते हैं कीमत का, कितने सारे बच्चे कहते हैं चीजों का, जल्दी से बताइए। अगर आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ गए तो एलिगेशन आपको लगाना आ जाएगा। बाबू हमेशा नीचे जिसके रेस्पेक्ट में आपने चीजें खरीदी है, भाई 50 रुपए किलोग्राम है ना, नीचे क्या आया, किलोग्राम। नीचे किसके रेस्पेक्ट में, मतलब किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 25 रुपए प्रति किलोग्राम। तो जो नीचे आएगा, नीचे कौन आया, केजी, तो हम इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो हमेशा अनुपात किसका बनेगा, चीजों का ही बनेगा। स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकलती है, टाइम के। तो S बराबर क्या होता है, D/T। तो आप क्या कहेंगे, किसका रेशियो बनेगा, नीचे जो नीचे रेशियो बनता है, ये वाले रेशियो, ये किसका बनेगा, समय का बनेगा। किसका बनेगा, समय का। और यहां पे किसका बनेगा, चीजों का बनेगा। अब बताइए डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट पूछता हूं, छूट किस पे दी जाती है बच्चा, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, बताइए किस पे दिया जाता है डिस्काउंट। आप कहेंगे सर अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो डिस्काउंट की किसके साथ बात करते हैं हम, अंकित मूल्य के। तो अनुपात किसका बनेगा, नीचे अंकित मूल्य का। मान लीजिए आपको यहाँ पे पहला डिस्काउंट दिया है इतना, दूसरा डिस्काउंट दिया है इतना, और एवरेज डिस्काउंट दिया है इतना। तो अनुपात किसका बनेगा, अंकित मूल्य का बनेगा। किसी कीमत का बनेगा तो वो किसका बनेगा, अंकित मूल्य का। किसका अनुपात बनेगा, अंकित मूल्य का। बस याद रखिए इसमें कुछ भी नया नहीं है, अब कर सकते हैं। जिसके रेस्पेक्ट में चीजें हम निकालते उसी का नीचे अनुपात बन जाता है। कर लेंगे, बताइए कर सकते हैं ना। प्रॉफिट का बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट होता है तो किसका अनुपात बनेगा नीचे। प्रॉफिट किस पे निकालते, क्रय मूल्य पे निकालते भाई, तो नीचे अनुपात किसका बनेगा, क्रय मूल्य का। प्रॉफिट हम क्रय मूल्य पे निकालते, डिस्काउंट हम अंकित मूल्य पे निकालते। और इसी में दिक्कत आती है बच्चे को, हमेशा इसी में दिक्कत होती है कि नीचे अनुपात किसका बनेगा। तो आप लाइव बार याद रख पाएंगे, बिल्कुल सही। तो मैं छोटे से क्वेश्चन लेके चलता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लगा देता हूं, आप देखिएगा सारे क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे जैसे जो भी चीजें आती रहेगी मैं बीच में बताता रहूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही आपसे क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखिएगा बच्चा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। आज की क्लास का पहला सवाल आ जाता है, सेशन को शेयर करके चलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जब तक हम किसी के रेस्पेक्ट में बात ना करें तो हमारा एलिगेशन भी नहीं लगेगा, है ना। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए आपने ये बोला सोना पानी से 5 गुना भारी है, ठीक है। पानी के साथ तुलना कर रहा हूं मैं, सिर्फ पानी के साथ तुलना। जैसे मैं कहूं ना, मैं इस भाई से 5 गुना भारी हूं, ठीक है, ऐसे मैंने बोला। दूसरा भाई कहता है कि मैं इससे 10 गुना भारी हूं, ऐसा कह सकते हैं। और हम दोनों की अगर तुलना करके बोले क्या लगे, हम दोनों
इससे मिलके इतना गुना भारी है, तब भी हम एलिगेशन लगा देंगे। मतलब हमें किसी ना किसी के साथ में कंपैरिजन कराना होता है, तुलना करनी होती है, वहीं पे एलिगेशन सेट हो जाता है। जब भी हम किसी के सापेक्ष में बात करते हैं, आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा कि सोना जो है पानी से 5 गुना भारी है, चांदी इससे 7 गुना भारी है, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो उसमें भी कंपैरिजन होता है, इसलिए एलिगेशन लग जाता है। हर जगह एलिगेशन लगा सकते हैं जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से पढ़ोगे, पुरुष विद्यार्थियों का औसत अंक 25, औसत अंक की बात हो रही है, 25 है। महिला विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 40 है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 30 है। तो ध्यान से देखिए बच्चा, सबसे पहली और आखिरी बात यही होगी कि जो औसत होगा वो हमेशा बीच में रहेगा, ना तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू से कमी होगा और छोटी वाली वैल्यू से ज्यादा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो आपका औसत है वो छोटी वाली वैल्यू से कम हो जाए और बड़ी वाली वैल्यू से ज्यादा, बिल्कुल बीच में ही रहेगा हमेशा। तो मैंने कहा भाई देखिए, अगर मैं पुरुष की बात करता हूं, पुरुष मतलब मेल, एक साइड आप लिख लीजिए फीमेल मतलब महिला, है ना, महिला, और एक तरफ हम लिखेंगे पुरुष। पुरुष का कितना औसत है, 25, महिलाओं का कितना औसत है, 40, और दोनों का अगर हम बात करें औसत कितना है, 30, तो बीच में रखिए 30। अब मुझे अनुपात बताए कितना आएगा, 30 में से 25 गए कितना आया, 5, और 40 में से 30 गया कितना आया, 10। तो बताइए पहला क्वेश्चन, पुरुष तथा महिलाओं के विद्यार्थियों का के अंकों का अनुपात कितना होगा। तो अंकों का अनुपात कितना होगा, 2:1। किसी को कोई दिक्कत है? पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2:1। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2:1। खत्म है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बच्चा, अगला क्वेश्चन भी सुनिए। पहला तो आ गया 2:1, आंसर तो ये हो गया, है ना। यहां 3:2 है तो बात गलत है भाई, यहां 4:3 है तो ये भी बात खत्म है, और ये भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब अगर बात करें तो आपका जो आंसर बनेगा पुरुष का 2 और महिला का 1। ये भी लिखते रहे ना कि जो रेशियो आया ये किसका आया, मेल और फीमेल का रेशियो आया। अब ध्यान से देखिए, प्रथम कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी यदि दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 30 है। ध्यान से बताओ, ये आपकी दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30, तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चा, 60 के बराबर। ये पहली कक्षा है और ये आपकी दूसरी कक्षा है, ठीक है बच्चा। तो मैंने कहा भाई पहली इसमें इस वाली कक्षा का जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 है। 1 यूनिट किसको बताती है, 30 को। तो आपसे जानना चाहता है कि बताइए प्रथम कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो 2 का 30 गुना कितना हो गया, 60। खत्म क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलिगेशन से। अब ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी आज के बाद में, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी एलिगेशन में, ठीक है। बहुत ही शानदार हर तरह का क्वेश्चन में लेके आया हूं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे हम बात करें दूसरे क्वेश्चन का, आंसर सही सही देना, एकदम गलती नहीं करनी है कहीं भी। 21 60, 21 और 60 बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके 1200 प्लस लेके चलेंगे बच्चा, सेशन को लाइक करके 1200 प्लस, और शेयर भी करेंगे ना, दबा के शेयर करना। देखना आज के बाद में कोई दिक्कत एलिगेशन से नहीं रहेगी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा बीच में, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन दिखाई देगा उसी हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर देना, ठीक है। देखिए 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रम से 7.2 रुपए और 4.4 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इसे 6.3 रुपए की दर से बेचने पर कितना लाभ हो जाए, 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। बाबू ये जो आपका दिया गया है इस बात को ध्यान से समझिए, ये क्या है, 6.3 रुपए, ये क्या है, क्या ये क्रय मूल्य है, बताइए क्या ये क्रय मूल्य है। कितने सारे बच्चे कहते कि ये क्रय मूल्य है, कितने सारे बच्चे मानते हैं, और कितने सारे बच्चे ये मानते कि ये विक्रय मूल्य है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये आपने 6.3 रुपए में बेचा है, और ये आपका क्या दिया गया है, ये आपके क्रय मूल्य दिए गए हैं अलग अलग। आपने
दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर 7.2 रुपए और 4.4 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि 6.3 रुपए की दर से बेच नहीं पाए। ये तो क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ऐसा भी कभी नहीं कर सकते कि आपको क्रय मूल्य के साथ में विक्रय मूल्य लगा दे। यहां पे विक्रय मूल्य कभी नहीं लगा सकते, ये भी बात गलत है। अगर आपने क्रय मूल्य लिया है तो क्रय मूल्य ही लेके चलेंगे, विक्रय मूल्य नहीं लेके चलेंगे। तो बात ध्यान से सुन रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये विक्रय मूल्य है बच्चे, से हम सबसे पहले क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे सर आसान है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए। आप कहेंगे सर 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 16 3 48 2 50 50/3। अगर आपको सीधे नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से गुना, तो ये काटिए कितना आया 1/6। अब ध्यान से सुनिए बच्चा, ये 6 रुपए तो आपका क्रय मूल्य है, 1 रुपए का आपने लाभ लिया, 1 रुपए का लाभ। तो बताइए कितने का बेचा होगा? 7 का। कितने का बेचा होगा? 7 का। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है, एक एवरेज सीपी निकालना है, एक औसत क्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यानी कि आपको 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? 6 की। और 7 यूनिट की वैल्यू आपको पता है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 6.3। तो बताइए कितना हो गया? आप कहेंगे 5.4। ध्यान से देखिए सही है क्या? 7 से इसको भाग दीजिए 9 बार, 9 की गुना 6 से करेंगे तो 5.4। यानी कि आपने कोई चीजें 5.4 रुपए की खरीदी है, एक मिश्रण। अगर मैं इसकी भी बात करूं, इसकी भी बात करूं, तो आपको टोटल जो औसत सीपी पड़ा वो कितने का पड़ा? 5.4। तो बस लिखिए, एक तरफ से तो 7.2, एक तरफ से 4.4, और आपको फाइनली कितने की चीजें पड़ गई? 5.4 की। अब अंतर करिए, ये कितना हो जाएगा? 1.8 और ये कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं इस रेशियो को काटूं, दशमलव हटा दीजिए, ये हो गया 0। ठीक है, तो यहां से रेशियो कितना आएगा? 2 से काटिए 5 और 2 से काटिए 9, तो 5:9 इज द राइट आंसर। 5:9 इज द राइट आंसर। 5:9 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। तो ये ध्यान रखना बच्चा, यहां पे जो क्रय मूल्य दिए गए हैं और ये विक्रय मूल्य है, आप गलती से ऐसा मत कर देना कि इसको सीधे बीच में रख दो, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। हमें क्रय मूल्य के साथ में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के साथ में विक्रय मूल्य की बात करनी होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसान था, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और क्या कहना चाहता है, इसको देखिए बच्चा, ध्यान से सोचिए और करने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही बाबू, डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, मतलब आपके यहाँ पे ना ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका जो एरिया है, एक वीक का हम पूरा वो उठाते कि भाई एक वीक से कम जितनी भी बुक उस वाले एरिया से आई है तो उसका फिर एक बार ही सारे भेज देते हैं। आपका ऑर्डर अगर 5 से 7 दिन का है तो फिर अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़े ना ले रहे, जितने बुक पे प्राइस डले हैं शायद इतना ही पैसा लिया जा रहा है आपसे, है ना। वैसे तेरी जानकारी मुझे है नहीं। 7 कहाँ से आया बच्चा? बाबू 7 कैसे नहीं आएगा? जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 6 रुपए पे एक का प्रॉफिट हुआ है, ये आपका क्रय मूल्य है, और ये आपका लाभ है, प्रॉफिट है, जिसको आप क्या बोलते हैं? लाभ, प्रॉफिट। तो 6 रुपए पे एक का लाभ है, तो चीजें कितने की बेची होगी? 7 की, और वो कितने की कह रहा है? 6.3 की। तो 7 कहां से आया? जब आपने 6 रुपए की चीज पे एक का लाभ लिया, तो 7 रुपए आपका विक्रय मूल्य है, जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी। ठीक है, ये हम सब चीजें ना प्रॉफिट एंड लॉस में सीख जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आराम से अभी चीजें देखिए। जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए? सोचिए कैसे करें इस क्वेश्चन को। कैसे 5 लीटर आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 7 लीटर भी कह रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब रुक जाइए 2 मिनट, शांति लीजिए। 7 लीटर वाले ध्यान से देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन कितना है? 40 लीटर है, इसमें 10% जल है,
सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में 10% जल वाला एक बर्तन है जिसमें 10% जल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए, ध्यान से सुनिए बच्चा, अगर हम कोई चीज मिला रहे हैं जैसे पानी, जैसे दूध, तो वो खुद में 100% होता है। जब हम कोई चीज मिलाते हैं, जैसे हमने दूध मिलाया, तो दूध शुद्ध है ना अपने आप में, यानी कि 100% है। पानी की बात करें वो खुद में भी क्या है, 100%। तो मिलाई गई चीजें इधर लिखेंगे। हमने क्या मिलाया बच्चा, पानी, तो हम पानी के साथ काम कर रहे हैं। हम किसके साथ में काम कर रहे हैं बच्चा, पानी के। और जो चीजें मिलाई जाती है वो खुद में क्या होती है, 100% शुद्ध होती है, यानी कि 100% शुद्ध वैल्यू है। अब हमारा पानी कितना हो जाए, 10, कितना हो जाए बच्चा, 20%। तो 10 तो पहले था, 100% आपने मिलाया और हो कितना गया, 20। तो बस अंतर करिए, 100 में से 20 गया कितना हुआ, 80, और 20 में से 10 गया कितना हुआ, 10। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए बच्चा, अब ये जो रेशियो आया ये किसका आया, जल और दूध के एक मिश्रण का जो आयतन दिया गया है कितना है, 40 लीटर। ये जो वैल्यू है बच्चा, इसे तो हम बोलते हैं हमारी वास्तविक वैल्यू, जो आपके पहले से थी, जो आपके मिश्रण में पहले से मात्रा थी, वो कितनी थी, 40 लीटर। और ये होती है बच्चा बदली गई या रिप्लेस्ड वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेस्ड वैल्यू। रिप्लेस्ड वैल्यू यानी कि बदली गई रिप्लेस्ड क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, वैल्यू से छोड़िए, रिप्लेस्ड क्वांटिटी ऐसे भी कह सकते हैं, बदली गई मात्रा, है ना। याद रखिएगा, जो हमेशा इस साइड लिखा जाएगा, इस साइड, ये क्या होगा, रिप्लेस्ड क्वांटिटी होगा, मतलब बदली गई मात्रा होगी। और ये आपकी मूल मात्रा है, ये आपकी क्या है, मूल मात्रा, जो पहले थी। तो पहले कितनी थी बच्चा, 80 यूनिट की वैल्यू कितने, 40 लीटर के बराबर, मतलब इसका आधा। तो इसका भी आधा करिए, कितना होगा, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 5 लीटर। खत्म क्वेश्चन। कितना आंसर होगा, 5 लीटर। बच्चा 4 क्यों कर रहे हैं आप लोग, 4 क्यों कर रहे हो आप, देखिए इधर तो आपकी होती है मूल मात्रा, शुरू में आपके पास कितना मिश्रण था, 40 लीटर था, और ये होती है बच्चा रिप्लेस्ड वैल्यू। आपने कितना मिलाया, 100% पानी, तो इसके नीचे क्या होगा, आपने मिलाया क्या है, मिलाई गई वैल्यू, मिलाई गई मात्रा, या फिर हम इसे कह सकते हैं बदली गई या मिलाई गई मात्रा, रिप्लेस्ड वैल्यू हम इसको कहते हैं। इसके नीचे हमेशा वो आएगा, और इसके नीचे जो पहले था, पहले कितना था, 40, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बात को भी याद रखना है आपको। तो 40 का मतलब कितना, 40 तो दिया ही है, 80 का मतलब 40, तो 10 का मतलब 5, ठीक है, खत्म क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। गलती नहीं करेंगे, मतलब सारी चीजें समझ में आएगी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा डाउट में रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लिखेंगे आप, वेरी इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं, तो इनका भी हिसाब देखते हैं। मैं एक फॉर्मेट लिख देता हूं, मैं इधर क्या लिख देता हूं, एक फॉर्मेट। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, अगर हम बॉलिंग की बात करेंगे, बॉलिंग की, नोट करिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में एक एक चीजों को नोट कर लीजिएगा आज। बॉलिंग, अगर क्वेश्चन बॉलिंग से बनते हैं, जैसे कि ये बॉलिंग से ही तो हो रही है, गेंदबाज क्या करता है, ठीक है। आपने कभी क्रिकेट खेला है, खेला तो जरूर होगा, ठीक है। सुनिए जल्दी से, ध्यान से देखिएगा, बॉलिंग आप कैसे पता करते किसी भी बॉलर का एवरेज। आप ये कहते कि सर इसने तो 20 रन दे दिए एक ही मैच में, एक ही ओवर में कितने रन दे दिए, 20। ऐसे ही तो देखते इस बॉलर को, और उसे तिरछी निगाह से देखते, भाई साहब इसने करवा दिया नाश, 6 छक्के मरवा दिए इसने तो आज। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, मैच तो ऐसे भी आप खुल के देख रहे हैं, रात को सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी किसी की। तो ऐसा होता है कि नहीं, अरे एक ही ओवर में 6 छक्के मरवा दिए, ठीक है, विकेट कोई लिया नहीं। तो औसत कैसे निकालते किसी भी बॉलर का, हम कहते कि यार 20 रन देके 2 विकेट लिए है, तो औसत कितना हो गया, 10। 20 को 2 से भाग देंगे, तो वही होता है बच्चा। अगर मैं औसत की बात करूं तो ये क्या होता है, बॉलर का एवरेज कैसे निकालते कि आपने कितने रन दिए हैं और कितने विकेट लिए हैं, यही तो होता है बॉलर का हिसाब, रन बटे विकेट, ठीक है बच्चा। विकेट को WKT लिख देता हूं, और यहां पे भी क्या होगा, रन बटे विकेट, यही तो होता है कि औसत क्या हुआ।
और यहां पे भी बीच में क्या लिखेंगे, रन बटे विकेट, ऐसे। तो आप ही मुझे बताइए, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो नीचे रेशियो किसका आएगा, यहां पे अनुपात किसका बनेगा, क्या यहां पे रन का अनुपात बनेगा, नीचे कितने सारे बच्चे कहते हैं कि नीचे रन का अनुपात बनेगा, यहां पे कितने सारे बच्चे ये मानते हैं कि यहां पे विकेट का अनुपात बनेगा, जल्दी से बताइए कितने सारे बच्चे कहते हैं रन का अनुपात बनेगा, कितने सारे बच्चे कहते हैं विकेट का अनुपात बनेगा, ध्यान से देख के बताना, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बॉलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम उसका बॉलर का एवरेज कैसे निकालते हैं, भाई इसने 20 रन दिए और 10 विकेट ले लिए भाई साहब, मतलब ये तो खतरनाक बॉलर है, ऐसा तो होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है कि 20 रन देके 10 विकेट ले लियो, कभी कभी कोई मलिंगा टाइप का निकल आए तो चलिए खैर यहां पे आते हैं। तो नीचे क्या बता रहे हैं, विकेट का बच्चा, बिल्कुल सही, मतलब सीख गए आप चीजें। तो नीचे किसका अनुपात बनेगा, विकेट का बनेगा, विकेट का, क्यों, क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, विकेट से, हम किससे भाग दे रहे हैं, विकेट से, तो जिससे भाग देते हैं उससे। तो बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, याद रखिएगा रन बटे विकेट, रन बटे विकेट, नीचे अनुपात किसका, विकेट का अनुपात। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ध्यान से एक एक चीजें नोट करके चलेंगे बस। एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट कितना है, 11.5। पहले कितना था भाई, 11.5, ये पहले की बात है। अगली पारी में वह 40 रन देकर 5 विकेट लेता है, 40 रन और 5 विकेट, औसत कितना हुआ, आप कहेंगे सर 40/5 कितना आया, 8, तो यहां पे लिखिए 8। अगली पारी, ये पहले की पारी है या अगले वाली पारी है, ठीक है, और जिससे उसका औसत बॉलिंग औसत कितना कम हो गया, 0.5। भाई पहले औसत कितना था, 11.5, और इसमें कितना कम हो गया, 0.5, तो 11.5 में से कितना घटा देंगे, 0.5, तो आज औसत कितना रह गया, 11। बस ये करिए खत्म, 11.5 में से 11 घटाएंगे तो कितना, 0.5, 11 से 8 घटाएंगे कितना, 3। बाबूजी ये बीच में वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये एक से ज्यादा और दूसरे से कम होती है। जैसे देखिए इससे तो ज्यादा है और इससे कम, औसत हमेशा बीच में होता है, तो एक से कम और एक से ज्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एलिगेशन तब भी नहीं लगेगा। अगर आपने कभी ऐसा देखा कि ये वाली वैल्यू इससे भी छोटी आ गई या इससे भी बड़ी आ गई बीच में, तो तब भी एलिगेशन नहीं लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप समझ ही लेना, 100% क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अगर ऐसा कभी होता है कि ये बीच वाली वैल्यू इससे भी छोटी हो जाए या इससे भी बड़ी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ये बीच में ही होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो एलिगेशन तब भी नहीं लगेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। अब देखिए, अब इसका दशमलव हटाइए तो इधर एक 0 लगा दीजिए बच्चा। तो मुझे बताइए 5 विकेट का मतलब किसके बराबर है, 5 विकेट का मतलब है 5 विकेट के बराबर, है ना, 5 विकेट का 5 विकेट के बराबर, तो 30 विकेट का मतलब 30 विकेट के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले कितने विकेट लिए थे, तो आप कहेंगे सर 30 विकेट लिए थे। अगर मैं कहूं टोटल कितने विकेट ले लिए, तो आप कहेंगे सर 30 तो पहले लिए और 5 अब लिए, तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा, 35। यही जानना चाहता है कि उसके द्वारा कुल लिए गए विकेटों की संख्या बताए। तो कुल विकेट कितने, 5 तो अब और 30 पहले, तो 30 और 5 35, कितना आंसर होगा, 35। बिल्कुल सही बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे 40 भी कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, जितने भी 40 कर रहे हैं ये गलती है बच्चा। 5 यूनिट का मतलब है 5 विकेट। अगली पारी में कितने लिए थे, अगली पारी में देखिए ये अनुपात किसका आया, ये अनुपात आया विकेट का, किसका आया, विकेटों का। तो अगली पारी में 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5 विकेट के बराबर है। तो पहली पारी में कितने थे, 30 का मतलब 30, तो 30 और 5 कितना हो गया, 35। ऐसे कर लेते आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेम देता हूं अगला क्वेश्चन भी, बिल्कुल सेम टू सेम। गाड़ी को 2000 लगा सकते, एक बार सेशन को शेयर करके 2000 पे लेके चलिए, क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। ये देखिए बच्चा, इसको देखिए आंखों में बताओ, इस क्वेश्चन को आंखों में आपका 35 आया था, बिल्कुल सही, आपका 35 सही आया। फिर
कोई दिक्कत नहीं, आपका 35 सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए 35 विकेट होगा, है ना। हाँ, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, ये पहले की बात है, तो पहले वाली को लिखेंगे इस साइड 12.4। 26 रन देकर वह 5 विकेट लेता है, कब लेता है? अगली वाली पारी में। तो देखिए 26 रन दिए और कितने विकेट ले लिए? 5। इससे भाग दीजिए, 5 पंजे 25, एक बचेगा, 5 दूनी 10। अगली वाली पारी में कितना औसत हो गया? 5.2। और इससे उसका क्या हुआ? जिससे उसका औसत 0.4 गिर गया। भाई पहले औसत कितना था बच्चा? पहले की अगर मैं बात करूं तो ये था। अगली पारी में क्या करा उसने? अगले वाली पारी में आपने ये वाले कर दिया, अगले वाली पारी में, ठीक है। इससे अगले वाली पारी में आपने इतना औसत बना लिया अगले वाली पारी में, और इसका औसत क्या हुआ? 12.4 से कितना कम हो गया? 0.4। तो अब औसत कितना हो गया होगा? 12। इससे उसका औसत घट गया। तो 12.4 और 12 का अंतर कितना हुआ? 0.4। और 12 से इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 6.8। ठीक है बच्चा, घटाइए, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 17 और इसको काटेंगे 1। अब ध्यान से देखिए, ये किसका अनुपात आया? विकेट का अनुपात आया। ये किसका अनुपात आया? विकेट का अनुपात आया बच्चा। किसका अनुपात आया? विकेट का। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कितने विकेट लिए? 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 5 के। 1 यूनिट का मतलब 5। तो ये क्या जानना चाहता है? उसके द्वारा कुल दिए गए रन कितने हैं? आप कहेंगे सर ये कैसे निकाले? मैंने कहा भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको कैसे निकालेंगे इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से, 1 यूनिट का मतलब 5 और 17 और 1 कितना हुआ? 18। 18 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 90। यानी कि उसने कुल कितने विकेट लिए हैं? कितने विकेट लिए उसने? टोटल 90 विकेट लिए। उसने कितने विकेट लिए? टोटल 90 विकेट लिए। उसने कितने विकेट लिए? 90 विकेट। और उसका औसत है कितना? 12। 12 रन देता है 1 विकेट लेकर। 12 रन देता है 1 विकेट देकर। तो 90 विकेट, बताइए 90 विकेट लिए तो रन कितने दिए होंगे? 12 गुणा 90। तो आंसर कितना होगा? 1080। खत्म क्वेश्चन। भाई यही तो औसत है ना, कि भाई उसका औसत अब कितना हो गया? आप कहेंगे सर 12 रन का हो गया बेचारा, 1 विकेट लेता है, 12 रन देता है, तो 90 विकेट लेगा तो रन कितने देगा? 90 गुना 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1080। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, ये आपसे क्या कहना चाहता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन देखिए, सेशन को सभी लोग लाइक करके 1500 का टारगेट रखते हैं, क्लास को 1500 पे लेके चलते हैं बच्चा, टारगेट रखते हैं 1500 प्लस लाइक का, तुरंत बढ़ने चाहिए, मतलब दिखना चाहिए असर सा। और आप देखिएगा एलिगेशन से आप आगे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। अभी एलिगेशन का पूरा फंडा आपको समझ आ जाएगा। छठा क्वेश्चन आया है, लगभग 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, है ना। इतना टाइम है हमारे पास में 2 क्वेश्चन कर पाए। जल्दी से देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, मतलब मान लीजिए आपके गांव में, आपके शहर में जहां आप रहते हैं 15,000 व्यक्ति रहते हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की कमी, इस वर्ड को ध्यान से नोट करिए, ये क्या है? कमी। अगर कमी आएगी ना तो माइनस का चिन्ह लगाना मत भूलिए, जैसे माइनस के 10%। 10% कमी है तो माइनस जरूर लगा लेना, ना गलती कर देंगे। और ये पुरुष है बच्चा, ये कौन है? मेल, पुरुष है। इधर लिख लीजिए फीमेल, इधर कर लीजिए बच्चा फीमेल। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये क्या कहना चाहते हैं ध्यान से सुनेंगे, एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, चैट बॉक्स बंद रखिए तभी समझ आएगा। मैंने कहा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो गई, तो महिलाओं में क्या हुआ? 5% की वृद्धि। तो लिखिए 5%, और ये प्लस में लिखना बच्चा, है ना, प्लस में। कमी होगी तो माइनस में, वृद्धि होगी तो प्लस में। होने पर नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 600। अब मुझे एक बात बताओ, पुरुषों में 10% की कमी है,
महिलाओं में 5% की वृद्धि है, और ऐसा होने से पूरी जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा? आप कहेंगे सर पूरी जनसंख्या में 600 आदमी फिर भी बढ़ गए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर इस 600 को 15,000 पे निकालूं तो आप मुझे बताइए कि औसत कितने की वृद्धि है? भाई 600 15,000 का कितने प्रतिशत है? बताइए जल्दी से कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर इसे गुना 100 से कर लेता हूं, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, और 15 से 60 को भाग देंगे 4%। यानी कि मुझे यह समझ में आ गया कि फाइनली मेरी जनसंख्या जो है वो 4% बढ़ी है। तो मेरी जो जनसंख्या बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 4%। औसत कितना हो गया? 4। तो देखिए 5 में से 4 गया कितना? 1, और 4 से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। कुछ बच्चे इसको 6 भी कर सकते थे। 6 कब कर देते? अगर इसे माइनस ना लेते, इसे सीधे 10 लिखते, तो फिर आप सोचते कि यार करे तो करे क्या। बाबू याद रखिए मैंने क्या बोला आपको, औसत हमेशा एक से बड़ा और दूसरे से छोटा। देखिए इससे तो छोटा है और इससे बड़ा है कि नहीं है? तो मतलब एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। अगर ऐसा होता कि भाई साहब ये इससे भी बड़ा होता और या इससे छोटा होता, तब एलिगेशन बिल्कुल नहीं लगता, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। तो आपने देखा कि ये 4 है और ये माइनस का 10, तो 4 से 10 को घटाएंगे तो ये जुड़ ही जाएगा इसमें, तो कितना हो गया? 14। और 4 से 5 का अंतर करेंगे कितना आएगा? 1। तो 1 और 14, ध्यान से देखिए आपकी जनसंख्या टोटल कितनी थी? 15,000। हमारे हिसाब से अगर मैं ये कहूं कि नीचे अनुपात किसका बना, तो आप कहेंगे सर मेल और फीमेल का। अगर मैं आपसे पूछता कि गांव में कितने मेल है कितने पुरुष है, आप कहते 1, और गांव में कितनी फीमेल है तो आप कहते 14, और 14 में 1 जोड़िए तो टोटल कितने हैं? 15, और 15 का मतलब कितना? 15,000। यानी कि 3-3 जीरो चिपका दीजिए, सारी जगह 3-3 जीरो चिपका दीजिए। बताइए क्या जानना है? अगर आपसे पूछे मेल कितने हैं तो 1,000 है, ठीक है बच्चा। अगर आपसे पूछे फीमेल कितनी है तो 14,000 है, और टोटल जनसंख्या पता ही है। तो क्वेश्चन पूछा पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 1,000। खत्म सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1,000। खत्म है, मिट्टी डालिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 तो कर लेंगे ना? अरे समझ में आ रही है बात? एक बार बताइए कमेंट करके, यस सर समझ में आ गया खेला। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करें। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ये कौन सा गांव है? ये कोई खतरनाक गांव पड़ता है मालूम है ना, इसमें 15,000 आदमी रहते हैं। आपके यहाँ पे कितने कितने आदमी रहते हैं? लगभग मतलब अगर गांव की बात करें मुझे लगता है 4-5 हजार तो वोट रहती है गांव में ना। आपका गांव कितना बड़ा है? कितनी वोट रहती है आपके गांव में जी? आ रहा है ना बच्चा? 1-2 बच्चा होगा जिसको कम समझ में आ सकता है क्योंकि उसने पहले से एलिगेशन नहीं पढ़ा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि शुरू से क्लास में नहीं जुड़ा होगा। वैसे आ जाएगा, अगर आप चैट बॉक्स बंद रखेंगे तो जिसको नहीं आया होगा ना उसको भी आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक नगर में कुल जनसंख्या का 2/3 भाग पुरुष है। इसका मतलब समझिए, कुल जनसंख्या का 2/3 भाग कौन है? पुरुष। भाई हमारे हिसाब से जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपकी होती है कि आपकी टोटल वैल्यू कितनी है। ये किसको बताती है? वास्तविक मान को बताती है। अगर मैं कहूं ये 3 क्या बता रहा है तो आप कहेंगे सर ये कुल जनसंख्या को बता रहा है। कुल जनसंख्या को किसको बता रहा है? कुल जनसंख्या को ये बता रहा है। अगर मैं बात करूं 2 की तो 2 किसको बता रहा है? आप कहेंगे सर पुरुष को बता रहा है। तो 2 कितने हैं? पुरुष है भाई। 2 क्या है? पुरुष। उस गांव में अगर कुल जनसंख्या 3 है तो 3 में से 2 पुरुष है, तो महिला कितनी होगी? 1 होगी। तो महिला कितनी होगी बच्चा? 1। ये देखिए, यदि पुरुषों की संख्या में 15% की वृद्धि, तो एक साइड लिख लीजिए पुरुष यानी कि मेल, और एक साइड में लिख लीजिए बच्चा फीमेल। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा आपके पुरुष में कितने की वृद्धि हुई है? पुरुषों की जनसंख्या में 15% की। ओके, और कुल वृद्धि कितनी हुई है? 12%। मतलब पूरी जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो आपकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 12%। आप कहेंगे सर ये तो पता ही नहीं है। मैंने कहा यही निकालना है। इस बार क्या निकालना है? ये वाली वैल्यू निकालनी है। हमें इसका पता है, इसका नहीं पता है, लेकिन हमें नीचे के बारे में पता है।
हमें नीचे के बारे में क्या पता है? आप कहेंगे सर 2 तो पुरुष है, तो पुरुष के नीचे लिखिए बच्चा 2, और महिला कितनी बची? 3, 2 का अंतर करिए 1, ये आपकी फीमेल बच गई। क्या बच गई बच्चा? फीमेल। तो महिलाओं के नीचे कितना लिखेंगे? 1। ध्यान से देखिए अनुपात कितना हो गया? 2:1। भाई सारे क्वेश्चनों में हम क्या कर रहे थे? हम इसको लेके आ रहे थे। इस बार क्वेश्चन में हमें ये पहले से ही दे दिया और हमें ये निकालना है, तो कैसे करें? ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इन दोनों का अंतर बताओ कितना? आप कहेंगे सर 3। तो ध्यान से सुनिए बच्चा, 1 का मतलब कितना हो गया? 3। तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 6। बताइए, समझ में आई बात? 15 से 12 का अंतर कितना? 3। तो 1 का मतलब 3, तो 2 का मतलब कितना? 6। और बताइए 15 में से 12 गया तो 3 है, तो इसमें से इसको घटाया गया होगा और जब जाके कितना आया होगा? 6। क्योंकि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो 1 से छोटी और दूसरे से बड़ी। तो आप मुझे बताओ यहां से क्या वैल्यू रखूं जो इसमें से घटाऊं और 6 आ जाए? आप कहेंगे सर ऐसा कर लेते हैं, आप इसमें से इसको घटा लो तो पता ही चल जाएगा कि क्या घटाया होगा। तो आंसर कितना हुआ? 6%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6%। बात सभी को क्लियर है? तो आंसर होगा 6। भाई 12 में से हम कितना घटाए कि 6 आ जाए? आप कहेंगे सर 12 में से इसी को घटा लो ना जो दिख रहा है, तो 12 में से 6 घटाए तो तब भी पता चल जाएगा कितना आएगा? 6। खत्म क्वेश्चन। तो आंसर कितना होगा? 6% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, अब ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं, ध्यान से देख लीजिए, होमवर्क है। कल बाकी के और कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके सीधे एग्जाम में आए हुए हैं, वे वाले क्वेश्चन कल कराता हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ध्यान से नोट कर लीजिए। अब मैं आपके कुछ कमेंट लगा देता हूं, 1 मिनट बची है मेरे पास में मुश्किल से, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए बच्चा। आज इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जहां से भी मिलेंगे। ये याद रखना, रेशियो नीचे किसका बनेगा? जिससे आप भाग देते हैं। जैसे प्रॉफिट में भाग किससे देते हैं? सीपी से। डिस्काउंट में भाग किससे देते हैं? एमपी से। जनसंख्या के लिए किससे भाग देते हैं? टोटल जनसंख्या से ना। तो अनुपात भी किसका बनेगा? जनसंख्या का, मेल का, फीमेल का। तो ये सब कुछ रटने की बात नहीं है। नीचे रेशियो किसका बनता है? जिससे आप, जिसके ऊपर आप चीजें निकालते हैं, जिसके सापेक्ष में आप चीजें निकालते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप बात करते हैं। ये देखिए शालिनी यादव का कमेंट आया यहाँ पे, बहुत ही प्यारा कमेंट है इनका। और आदित्य मिश्रा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन 1 नंबर का कमेंट है। मैं तो मोहित हो गया हूँ इसके कमेंट पे, ठीक है? चलिए तो आगे चलते हैं, आगे देखिएगा बच्चा, और भी बहुत सारे कमेंट आए हैं आप लोगों के। शालिनी यादव का बहुत ही प्यारा कमेंट है इनका, ठीक है? बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अभिषेक सिन्हा, आप भी कमेंट करके जरूर बताना बच्चा क्लास के बारे में। अनूप महावार, ड्रीम यूपीएसआई, ये क्या नाम है इनका? नजरुल हसन, सविता साक्य, बहुत ही प्यारा कमेंट है इनका, बहुत ही प्यारा, ठीक है? मनीष कुमार, अल्टीमेट रीसू, रुचि गुप्ता, अमरजीत सिंह, विकास गौतम, अनुराग मिश्रा, एस खान, कृष्णा सिंह, अक्की तिवारी, रोहित कुमार, आजाद यादव, अनूप महावार, फिर से है ना इनका दोबारा कमेंट आ गया, राहुल कुमार गौतम, मोना शर्मा, पंकज कुमार, सोनी यादव, ठीक है? इनका कमेंट पढ़ देते हैं, कहा मेरा कमेंट जरूर पढ़ना। सोनी यादव इनका नाम है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपकी लाइव क्लास तो नहीं ले पाती, लेकिन मैं उसको बाद में जरूर पढ़ती हूँ, ऑफलाइन जरूर देखती हूँ, ठीक है? चलिए, इनका इतना सा कमेंट था, क्या कि मेरा कमेंट जरूर पढ़ना, तो चलिए पढ़ लेता हूँ मैं। ये वंदना मिश्रा, रचना, बाबू टारगेट है, मतलब 1500 का टारगेट पूरा करके जाना, लाइक को 1500 पूरा करके जाना। रचना कश्यप, आशु सिंह, अंशु सिंह, ओके, शिवम कुमार, मालती शर्मा, बहुत ही प्यारा कमेंट है इनका भी, ठीक है? चलिए यहां पे देखिएगा, शोभित इनका नाम है, शोभित द नवाब्ज, ओके, बहुत अच्छा नाम है। शशांक सिंह, मनोज चौधरी बुलंद से ऐसे, अखिलेश डिंपल, भाई साहब दोनों एक साथ हैं, अखिलेश भी डिंपल भी, ये सही है, आई लाइक इट, साथ रहना चाहिए।
ये क्या नाम है, राजेश कुमार झा, राहुल कुमार गौतम, आशीष देवता कैसा नाम रखते हैं यार आप, नीरज, अमरजीत सिंह, विश्वकर्मा। ठीक है, तो बच्चा यहीं तक रखते हैं। आप भी सेशन को लाइक शेयर करके जरूर जाना, कमेंट करके ऑफलाइन जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है। कल आखिरी रखते हैं एलिगेशन के ऊपर, इसके बाद में अर्थमेटिक जोरों से शुरू हो जाएगा। मतलब मैं कहूंगा कि अगर आप अब सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई में अपना टाइम देते हैं और अर्थमेटिक आप जैसे सीख लेते हैं, तो आपको मैथ से बिल्कुल डर खत्म ही हो जाएगा। और मैं बहुत ही आसान वे से लेके चलूंगा अर्थमेटिक को। यहाँ पे एलिगेशन में कुछ मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जैसे चीजें आप नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपको वे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। पर एलिगेशन किस किस चैप्टर में लगता है, आपको यहाँ से एलिगेशन का बेस समझ आ जाएगा कि एलिगेशन लगता कब है, और किसी के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तभी हमारा एलिगेशन लगता है। नीचे अनुपात किसका बनता है, बहुत सारे तो ऐसे बच्चे जो सीख जाते हैं एलिगेशन, लेकिन ये नहीं पता होता कि नीचे अब किसका अनुपात बनने जा रहा है। तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई हो कि किसका अनुपात बनेगा, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर में कमी नहीं करना है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे आप सभी। मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर वालों का, साथ में बड़ों का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन में आज का जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क वाला लगा हुआ है, शेयर करिए जल्दी से, सभी लोग आ जाइए, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। और ये समझ के चलिए कि आज से अर्थमेटिक शुरू होता है, मतलब हो तो कल से ही शुरू गया है, लेकिन अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो मैं कहूँगा कि देखिए, जितना प्यार आपने बाकी टॉपिक में दिया है ना, इससे ज़्यादा कहीं प्यार की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी। ठीक है, अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक जैसा सब्जेक्ट, मतलब अर्थमेटिक जैसे जो टॉपिक होते हैं ना, आपके जितने भी टॉपिक अर्थमेटिक में आते हैं, अगर आपने इसको कर लिया तब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सच में मुझे मैथ आने लगी है। क्योंकि अर्थमेटिक जान होती है मैथ की। ठीक है, अर्थमेटिक मतलब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, फिर तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अर्थमेटिक ऐसा है कि हर जगह आता है, चाहे एडवांस मैथ आए या ना आए। ठीक है, चलिए, तो सेशन को शेयर और लाइक करते रहना, और अपने बारे में बताइए कैसे हैं आप लोग, और मैं सही से दिखाई दे रहा हूँ ना, अच्छा सा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। ठीक है, ना के तो आया था यार मैं। चलिए खैर, थैंक यू। तो सेशन में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है, बड़े ध्यान से समझेंगे। जिसको कम समझ में आए, अच्छा आंसर भी आ गया, क्या बात है, कल का आंसर आज ही चिपका रहे हो, किसी ने निकाल के भी दिखाया। चलिए खैर, मिट्टी डाल चुके हैं आप, तो मैं इस क्वेश्चन पे, ओह शिट, अपने हथियार भूल गया, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे हथियार कहीं रह गए, मैं अपने हथियार बिना जंग कैसे लड़ पाऊंगा। ये क्या हुआ, एक सेकंड रुकिएगा बस आप। ठीक है, अभी ठीक है, चल भाई निकल जा, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है, दिखाई दे रहा है ना भाई, ओके, बहुत बढ़िया। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते, मतलब मैं ऐसा लग रहा हूँ आपकी आंखों से कुछ अलग दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अजीत जी परेशान हो रहे हैं, मैसेज कर रहा है अजीत, मानेगा नहीं भाई, सब क्लास के अंदर परेशान करता है। इधर देखिए, चाय के 2 प्रकार है जो 2:5 के अनुपात में मिश्रित है। मिश्रित चाय की कीमत है 145 रुपये प्रति किलो। चाय की पहले प्रकार की कीमत है 140 रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब जो आपने चाय दोनों तरह की मिलाई है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 145, जिसमें से पहले टाइप की चाय का भी आपको पता है। पहले टाइप की चाय की बात करें तो कितने की है, 140 की, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप के बारे में हमें नहीं पता कि उसकी कॉस्ट कितनी है, हमें ये पता है कि हमारी जो मिश्रण तैयार हुआ, इसको मिलाकर जो हमारी कॉस्ट बनी वो 145 है। और हमें बस इतना सा पता है कि नीचे जो रेशियो है कि उसे किन अनुपात में मिलाया गया, हमने दोनों टाइप की क्वांटिटी को किस अनुपात में मिलाया,
वो हमें रेशियो पता है, वो कितना है 2:5 का रेशियो है। तो नीचे लिख दीजिए 2:5। ठीक है भाई, मतलब अगर हमने 2 भाग इसमें से लिया है तो 5 भाग हमने इसमें से लिया है, इस अनुपात में हमने मिलाया। 145 और 140 का अंतर कितना आता है? आप कहेंगे सर आएगा 5। तो आप यहां से देखिए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 145 में से 140 गया 5, तो इसमें से ये घटाने पे हमें 2 मिला होगा, तो बताइए यहां कितना होना चाहिए? आप कहेंगे सर 147, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये औसत होता है जो हमेशा बीच में रहता है, मतलब इससे बड़ा होगा तो इससे छोटा होगा। तो 145 से इसे घटाया तो जरूर इसमें से इसको घटाया गया होगा और 2 आया होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 147। तो 147 इसका बिल्कुल सही आंसर है। खत्म सवाल है, मिट्टी डालिए। आगे चले शेयर करके सेशन को 1000 पे आ जाओ, लेट ना करो बिल्कुल भी, तुमने ना बड़ा दुख दे रखा है मुझे। जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग, 1000 पे आ जाओ जल्दी से। टाइम से आते नहीं हो फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैथ नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया। जब मैं पढ़ा रहा हूं इस तरीके से दोबारा मैथ ना पढ़नी पड़े तो फिर आप भी इतनी जान लगाइएगा। क्लास उड़ गई, कैसे उड़ गई? चलिए बहुत बढ़िया, 147 आ गया ना, फिर दिक्कत नहीं है। हाँ, अपनी अपनी सीट पकड़ के रखना है ना, और मास्क लगा के बैठना, मुझे खतरा है आपका। तो अपनी सीट पे बगल वाले का देख लेना चेहरा, कोई मास्क वास्क लगा के आया या नहीं आया। ठीक है, अगर आया तो सेफ है। और सभी को बिठा के रखना, किसी को क्लास से जाने नहीं देना है। 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर मत जाना, चीजें आपकी मिस हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता आप इधर उधर जाए, ठीक है, अपनी क्लास में ही रहना है, किसी के भी नहीं जाना है। ठीक है, रखेंगे ना इधर ही रहना है। 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर मत जाना, बिल्कुल भी। ध्यान से सुन लो, इधर देखिए। यदि एक परिवार की आय में 6% की कमी, बच्चा ये शब्द याद रखना, जहां पे भी कमी आ जाएगी ना तो माइनस लगा लेना। यदि एक परिवार की आय में 6% की कमी है, मैंने लिखा माइनस के 6%, ध्यान से देखते रहिएगा। तथा खर्च में 8% की कमी हो जाती है। एक परिवार की आय में 6% की कमी है, तो आय हमेशा बीच में लिखी जाएगी, मैं इसे 8 बना दे रहा हूं। यह आपका खर्च है बच्चा, यह आपका क्या है खर्च। खर्च और बचत दोनों मिलके हमें क्या देती है आय, दोनों के योग से हमें क्या मिलती है आय। तो आय को बीच में लिखेंगे, और आय में 6% की कमी है, इस बात को भी ध्यान से देखेंगे। उसकी बचत में 4% की वृद्धि है, तो देखिए बचत में कितनी वृद्धि है 4% की। तो बस ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा। बाबू जो आय होती है वो खर्च और बचत से मिलके बनती है, और जो दोनों का योग होता है वही तो आय होगा। तो आय को हम बीच में लिखते हैं, खर्च को हम इस साइड लिखेंगे, बचत को इस साइड। तो बताइए क्या हुआ, रेशियो बताइए। -6 में से माइनस का 8 जाएगा तो कितना आएगा 2। भाई माइनस के 6 में से माइनस का कितना जा रहा है 8, तो ये प्लस का 8 हो गया ना। तो 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2। घटा पा रहे हैं ना आप लोग। 4 में से 6 कितना आएगा 10। इस रेशियो को काटिए, कितना बन गया 5:1। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखते रहिए, आंसर देखता हूं पहले तो कितना आ रहा है। 5 और 6 कह रहे हैं, 5 और 6। कुछ बच्चे आंसर डी भी कह रहे हैं और डी ही कह रहे हैं, तो फिर ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के दिया है। कैसे दिया है? परिवार की आय और खर्च के बीच अनुपात क्या है। अभी आप मुझे बताओ, ये जो रेशियो आया ये किसका आया? आप कहेंगे सर खर्च आपने 5 रुपए किया, बचत आपने 1 रुपए की है। आप मुझे बताइए, आपके पास में खर्च कितना है 5, बचत कितनी है 1, तो टोटल आय कितनी हो गई? 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, आय तो हो गई 6, और खर्च कितना हो गया 1, तो 6:1। ठीक है, 6 खर्च की बात करें, अच्छा 5 है ना खर्च, तो खर्च है कितना 5, तो 6:5। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बचत के साथ रेशियो बताइए, तो 6:5। अगर आय और बचत में पूछे तो 6:5। ठीक है, आय और बचत में पूछे तो 6:5, आय और खर्च में पूछे तो कितना आ गया, ये आ गया।
आपसे ये भी पूछ सकता था कि खर्च और बचत में क्या रेशियो है, तो खर्च और बचत में कितना हो जाता 5:1। मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात सभी को क्लियर है? आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। आसान है, अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इतना आसान होता है एलिगेशन, बहुत ही आसान होता है। पर मुझे लगता है एग्जाम में एलिगेशन जैसा तरीका मैं बहुत ही कम लगाता हूं। जेएसएम से बहुत जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन, एलिगेशन से भी आसान पड़ता है जेएसएम। एलिगेशन को तभी लगाएं, मैं आपको बता देता हूं एलिगेशन कब लगाए। एलिगेशन तब लगाए जब आपको तीनों वैल्यू दी गई हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में दी गई थी, आपको खर्च भी पता था, आपको बचत भी पता थी और आपको आय भी पता थी। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया जाए तो उसमें आपको जेएसएम तरीका लगाना है, एलिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे सिर्फ एलिगेशन ही सिखा रहा हूं, आपको कोई दूसरा तरीका नहीं, तो एलिगेशन पे ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सेशन को शेयर करके 1500 पे गाड़ी लेके चलो। 2000 चाहिए आज, मालिक क्लास में 2000 बच्चा चाहिए। ठीक है, आप ही कर सकते हैं। मैंने बोल के आया हूं पुलकित सर से भी कहा 2000 बच्चे लेके आने, आप देख लो कैसे आएंगे। अब ध्यान से सेशन को शेयर आपको करना है। 2000 बच्चे चाहिए मुझे सेशन में। आय तथा बचत का अनुपात 4:1 है। आय और बचत का अनुपात कितना है? 4:1। यदि आय में 7% वृद्धि कर दी जाए और खर्च में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए, तो ध्यान से देखिए बच्चा, आय में कितने की वृद्धि है? 7। तो आय को तो लिखते हैं बीच में, और खर्च में कितनी है? तो खर्च में देखते हैं बच्चा, खर्च में कितने की वृद्धि है? 7.5% की। 7.5%। हमें बचत का नहीं पता, तो बचत को देखना जा रहे हैं हम कि हमें पता नहीं भाई बचत में क्या हुआ है। तो ये देखिएगा अनुपात कितना, आय है 4, बचत है 1। तो मुझे बताइए 4 रुपए में से आपने 1 रुपया बचा दिया। 4 रुपए में से कितना बचाया? 1 रुपया। तो खर्च कितने किए होंगे? 3। तो खर्च के लिखिए नीचे 3 और बचत को लिखिए 1। आप में से फिर कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये 3 कैसे आया, तो सुन लीजिएगा फिर से, आय कितनी है? 4, बचत कितनी है? 1। तो 4 में से 1 बचा है, तो खर्च कितने किए? 3 रुपए। बात सभी को क्लियर है? ध्यान से देखिए, 7.5 में से 7 गया, कितना बचेगा? 0.5%। 1 यूनिट का मतलब कितना? 0.5। तो 3 यूनिट का मतलब कितना? 1.5%। खत्म है। और बताइए यहां पे कितना लिख दो। देखिए इसमें से इसको घटाया गया, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाया जाएगा। तो बताइए ऐसा मैं इसमें से क्या घटाऊं कि मुझे 1.5 मिल जाए? आप कहेंगे सर मैं इसी को ना घटा दूं, तो इसी को घटा दो। 5.5% इज द राइट आंसर। 5.5% इज द राइट आंसर। खत्म सवाल है, मिट्टी डालिए। बिल्कुल सरल सा, आसान सा, खत्म सा है, मिट्टी डालिए। बिल्कुल सही। मौसम बड़ा मस्त है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा लग नहीं रहा है। आपके यहाँ पे मौसम खतरनाक है क्या? चलिए तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। बच्चा एलिगेशन के आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, 1 सेकंड के लिए उधर उधर मत जाना। ठीक है, आज के बाद एलिगेशन का कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं, हर एक टाइप का, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनता है एलिगेशन पे। ठीक है, तो सेशन में ना लगातार जुड़े रहना, 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर मत जाना। हो सकता है आपको डीपी दिखा के बुलाने की कोशिश की जाए, लेकिन आप आधार कार्ड के साथ में अड़े रहना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहना चाहता है। हो सकता है आपका मन करे उधर इधर जाने का, लेकिन आप बिल्कुल हिलना मत, आप इस सेशन में जुड़े रहना और जितने ज्यादा जोड़ सकते जोड़ते रहना, लेकिन मास्क लगा के बैठना। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रहना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है और कहां से जुड़े। आज अपने शहर के बारे में मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस शहर से जुड़े हैं। अपने शहर के बारे में, अपनी गली के बारे में बताना, आप किस गली में रहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको गली में रहने से रोकूंगा। ठीक है, ध्यान से चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बिल्कुल आपने 1250 कर दिया, मुझे 2000 चाहिए, तो आप 2000 कैसे लेके आते हैं आप ये देखिएगा। जल्दी से सेशन को शेयर करते रहना। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में उपस्थित होता है, ठीक है, वह कुल प्रश्नों के 60% प्रश्नों का उत्तर देता है। कुल प्रश्न कितने होंगे? 100%। उसमें से कितने दिए? 60%। तो 60% क्वेश्चनों का आंसर दिया, 60% का। तो कितने का नहीं दिया अभी तक? 40 का। 40 का और देना है, 60 का दे चुका, 40 का और देना है।
जिसमें से 40% सही है। 60% प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें से 40% क्या है, सही है। कितने सही है बच्चा, 40% क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए, तथा शेष प्रश्नों का 50% सही है। शेष प्रश्नों का 50% सही है, तो 50% यहां लिख लीजिए भाई, 50% सही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। ध्यान से देख के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 49 कह रहे क्या, 49%? कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, 44 आएगा पक्का। तो कैसे लगा रहे हैं अभी, रुक जाओ मैं आपको देख लूं कहां कहां से जुड़े। उड़ीसा से भी जुड़ा है यार, फतेहपुर बिहार, यमलोक से तुम्हारा टिकट कटेगा जल्दी। यमलोक से भी है, कानपुर से है, मेरठ साइड से कोई है। ओके, मेरठ से ही है। ठीक है, ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिहार, औरैया, और चांद से कोई हो, इलाहाबाद से यानी प्रयागराज, लंदन से भी जुड़ सकते हैं। अभी मिलता हूं आपसे, ठीक है, अभी थोड़ी देर में मिलता हूं। बाबू एक चीज करिए, ध्यान से देखिएगा। हम इस रेशियो को काट देते हैं, 3 और कितनी में कटेगा, 2। मैंने 20 से काट दिया बच्चा। तो आप ना क्या करिए, मुझे ये वाली संख्या चाहिए कि उसे फाइनली कितना अंक मिला है। मुझे ये नहीं पता ना कि उसको कितना मिला है, उसे फाइनली मिला कितने प्रतिशत अंक है, उसे ये नहीं पता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूं। नीचे वालों का क्या करिए, योग। नीचे वालों का क्या करेंगे, योग। ध्यान से देखिए। और ऊपर वालों का क्या करेंगे, अंतर। यहां वालों का, इनका क्या करेंगे, अंतर। क्या करेंगे, अंतर। ध्यान से देखिएगा, अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वालों का अंतर, नीचे वालों का योग। 3 में 2 जोड़िए, कितना हुआ, 5। ऊपर वालों का अंतर करिए, कितना हुआ, 10। 5 यूनिट का मतलब 10, कितना गुना हो गया, 2 गुना। इसका 2 गुना कितना होता है, 6%। और इसका 2 गुना कितना होता है, 4%। क्या बात सभी को क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो मैं दोबारा भी समझा दूंगा। फिलहाल यहां पे देखिए कितना आया, 6%। ये कितना आया, 4%। तो ऐसी कौन सी वैल्यू बीच में आएगी जिसे इसमें से घटाऊं तो 6 आए और इसमें से इसको घटाऊं तो 4 आए। आप कहेंगे सर 44 आएगा, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। खत्म सवाल। 44% इज द राइट आंसर। 44% इज द राइट आंसर। 44%। जहांगीराबाद, मेरठ, बलिया, यूएसए से तुम्हारे यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, सही बताना। यूएसए में वैकेंसी निकलती है। फिर से समझिए बच्चा, अगर मान लीजिए आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी है, बीच वाली वैल्यू आपको नहीं दी गई, आपको ये दोनों रेशियो भी पता होंगे, आपको ये दोनों वैल्यू भी पता होगी। हमेशा नीचे वालों का योग करिए, ऊपर वालों का अंतर। इस योग की कंपैरिजन अंतर से कराइए, कितना गुना, 2 गुना। तो इसका 2 गुना 6, इसका 2 गुना 4। तो सोचिए कि इसमें से कितना मैं घटाऊं कि 4 आ जाए और इसमें से कितना मैं घटाऊं कि 6 आ जाए। बात समझ में आ जाएगी। आप 50 में से 6 घटा दो 44, और 40 में ये जोड़ दोगे तो 44। ठीक है, ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर लेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खत्म है क्वेश्चन, खत्म, मिट्टी डालिए। ये क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं आपको मिल लेता हूं, मैं आपसे है ना रूबरू हो जाता हूं एकदम। कनाडा से भी हैं तुम, सच में मजाक करते हो कि कनाडा से जुड़े भी हो तुम। ठीक है, ओके। हांगकांग, अयोध्या, बड़ौत, बागपत से। ओके, चलिए, मतलब काफी बच्चे जुड़े हैं, काफी दूर दूर से जुड़े हैं, मुझे ये पसंद आया, आई लाइक इट। ठीक है, रायबरेली। अपनी गली के बारे में मत बताना, ठीक है, क्योंकि बाहर नहीं घूमता है ना, गली में कोई नहीं रहना चाहिए, सब अपने घर में रहा करो, गली में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश, एटा, यूएसए, लखनऊ। नाम है आपका, नाम में नहीं लूंगा फिर परेशान हो जाते हैं बच्चे। भोपाल से, नवादा जिला, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह पे लग गया वाईफाई, तुम तो जल्दी से पहुंच गए यार। तो 1-2 प्लॉट मेरे नाम भी कटवा देना भाई, वहां पे है ना, मंगल ग्रह पे। सही जा रहा है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बच्चा 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाना है,
अपने आप वालों को पकड़ के रखना, साथ वालों का ना हाथ पकड़ के रखना, कोई भी एक सेकंड के लिए इधर उधर ना जाए, ध्यान से देखिएगा। सेशन में जुड़े रहना, जितने बच्चों को जोड़ सके तो जोड़ लीजिए, लेकिन जाने किसी को नहीं देना है, ठीक है। चलिए, 25 रुपए प्रति किलोग्राम चाय की कितनी मात्रा 30 रुपए प्रति किलोग्राम की 30 केजी चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 29.7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने से 10% का लाभ हो जाए। बच्चा देखिए, मेरे पास में क्या क्या चीज है। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यही आनी चाहिए, मेरे पास में पहले किस्म की जो चाय है उसका भी क्रय मूल्य है, दूसरे किस्म की जो चाय है उसका भी क्रय मूल्य है, लेकिन मेरे पास में उस मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं है जो दोनों को मिला के मुझे मिलेगा। तो मेरे पास में क्या है, विक्रय मूल्य है, तो मुझे क्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य मिल सकता है। मुझे बताइए 10% का लाभ, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 10% की? आप कहेंगे सर 1/10, यानी कि अगर उस मिश्रण का जो कीमत है, उस मिश्रण की जो कीमत है वो 10 है, तो उस पे मैंने 1 का लाभ लिया, तो मैंने कितने की बेची होगी? आप कहेंगे सर मैंने 10 रुपए की चीज को 11 का मैंने बेचा होगा, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 29.7। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे सर 27 रुपए सही हो जाएगा, है ना, 27। देख लीजिए, तो आपकी जो मिश्रण की कीमत है वो हमें यहां से पता चलेगी कितनी हो जाएगी। सीपी का मतलब, एक बच्चा कमेंट करके कह रहा था सर ये सीपी और एसपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले टाइप की जो आपकी चाय है वो कितनी कीमत में है और दूसरे टाइप की जो चाय है वो कितनी कीमत में है? आप कहेंगे सर पहले टाइप की चाय है 25 रुपए की, दूसरे टाइप की चीजें हैं आपकी 30 रुपए की, और फाइनली आपका जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ? 27। तो 27 को बीच में रखिए। अब देखिए 27 में से 25 गया कितना आएगा? 2, और 30 में से 27 गए कितना आएगा? 3। आप मुझे ध्यान से देख के बताओ, आपने जो ये 30 रुपए वाली चीज थी ये कितने किलोग्राम मिलाई थी? 30। तो इस वाले की जो चीजें हैं वो कितनी है? 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 30 किलोग्राम के बराबर है, क्योंकि हमने जो 30 रुपए वाली चीजें मिलाई है वो कितनी मिलाई है? 30 किलोग्राम। तो 2 का मतलब 30, तो 3 का मतलब कितना? 15 गुना कर दीजिए, तो आंसर कितना हुआ? 45 kg, राइट आंसर। खत्म सवाल है, मिट्टी डालिए। खत्म सवाल है बच्चा, मिट्टी डालिए, खत्म है एकदम। सस्ता सा सवाल है ना। तो एक बच्चा भाई कमेंट करके कह रहा था कि सर ये सीपीएसपी मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सीपीएसपी क्या है? तो मैंने कहा भाई साहब कल समझा दूंगा मैं, ये सीपीएसपी में कल समझा दूंगा। अभी मैं कल से परसेंटेज शुरू करूंगा, और मैं कह रहा हूं पहले से आपने इतना अच्छे से अर्थमेटिक नहीं पढ़ा होगा जितना मैं आपको कल कराने वाला हूं। अर्थमेटिक मतलब जान होती है मैथ की। अगर आपने अर्थमेटिक में एक दिन भी मिस नहीं किया, आपने एक वीडियो भी मिस नहीं की, तो मैं कहता हूं कि मैथ आप सच में कहेंगे कि मुझे आ गई है। अर्थमेटिक मतलब कल से जान से सीखना। और मैं कहूंगा, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, जो तरीके आपके पास में है वो तरीके आपके पास में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन मेरी क्लास में अगर आप आते हैं तो कॉपी पेन लेके आना है, मेरे तरीके को जरूर नोट करना है। उसके बाद में रात को टाइम लगे एकांत में, तारों की छाया में, तब आप अपने दोनों तरीके को कंपेयर करा लेना। लेकिन ये याद रखना कि मेरे तरीके जो है वो 7-8 तरीके से चुन के एक तरीका निकाला है मैंने, जो हमेशा हर एक क्वेश्चन पे लगेगा और आपको दूसरों से बेटर ही बनाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेशन को आप शेयर करके थोड़ा सा 1500 से ऊपर गाड़ी लेके चलिए, काफी देर हो गई, और लाइक करके 1000 का टारगेट पूरा करेंगे एक साथ। सभी लोग 1000 प्लस लाइक करेंगे। लगभग सेशन आधा जा चुका है, तो सेशन को लाइक करके 1000 से ऊपर गाड़ी दिखना चाहिए असर एकदम से। तुरंत छील के रख दो क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे ना छील के रख दो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा। स्प्रिट के साथ में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसे क्रय मूल्य पर भी बेचने पर उसे 20% का लाभ हो? ठीक है बाबू, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जितने का भी लाभ दिया गया है आप सीधी फ्रैक्शन बनाइए। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है?
1/5, बस यही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर देखिए 5 रुपए मेरी वस्तु का क्रय मूल्य है और मुझे 1 का लाभ लेना है, तो भैया पानी की कोई कीमत नहीं होती है, कोई भी कीमत नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी वास्तविक कीमत इतनी है तो जितना भी लाभ लेना है उतना ही पानी मिला दो। 40% पानी मिलाएंगे तो 40% का लाभ है, क्योंकि पानी की कोई कॉस्ट थोड़ी ना होती है, वो तो फ्री का होता है। अगर आपने 20% का लाभ लिया तो इसका मतलब आपने 20% पानी मिलाया होगा। 100% में 20% पानी मिला दिया, 40% पानी मिलाओगे तो 40% का लाभ है। तो बताइए 5 में कितना भाग आपने पानी मिलाया? 1। तो 5:1 खत्म क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है कोई भी तरीका लगाने का। आंसर है डायरेक्ट ही, छील के रख दो, क्वेश्चन खत्म है भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन खत्म रहेगा, मिट्टी डालेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 40% का लाभ लेना चाहता है तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। अगर 40% लाभ लेना चाहता है तो उसे कितना भाग पानी मिलाना पड़ेगा? जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, सीधे आंसर, इसमें कुछ भी नहीं करना, खत्म सवाल है। ये क्वेश्चन देखो आप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये देखिए ये क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन का ध्यान से आंसर बताइए और मुझे 40% का भी आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, है ना। अगर आपसे कहता 40% का लाभ लेना चाहता है और क्रय मूल्य पर ही बेचना चाहता है तो आप कैसे लाभ लेंगे? जितना पानी मिलाएंगे। कितना मिलाया? 40%। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5, यानी कि 5:2। खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि बच्चा हो गए भाई 1500 तो हो गए, 2000 का टारगेट है भाई आज का, तो 1500 बन गए हैं। 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर मत जाना। अगर आपको ऐसा लगे कि पता नहीं उधर क्या चल रहा है तो मैं बता देता हूं कुछ नहीं चल रहा, इधर सबसे बेस्ट चल रहा है, मजा आ जाएगा। सेशन में जुड़े रहना अंत तक, ठीक है। हो सकता है आपको वही मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, उधर जाने का मन करेगा नए बच्चों में एक बार, है ना। तो ये समझ लेना कि जैसे हम छोटे बच्चे थे ना और 5वीं 7वीं क्लास में दूसरे सेक्शन में गलती से चले जाते थे तो उधर के बच्चे क्या कहते थे, ये कहाँ से भटका हुआ सा आया है। तो अभी टाइम काफी हो गया तो उधर उधर भटके भटके मत जाना, नहीं तो कहेंगे पी के आ चुका है क्लास में, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति एक डेस्कटॉप तथा लैपटॉप 70,000 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति डेस्कटॉप भी खरीदता है और लैपटॉप भी खरीदता है, कितने में? 70,000 रुपए में। वह डेस्कटॉप को 12% हानि तथा लैपटॉप को 23% लाभ पर बेचता है। वह कुल मिलाकर 72,100 रुपए प्राप्त करता है। एक बात बताओ, आपने चीज कितने की ली थी? 70,000 की, और आपने कितने की बेच दी? 72,100 रुपए की, दोनों चीजें। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 2100 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए पे? 70,000 रुपए पे। तो मुझे औसत लाभ बताओ कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट और गुना 100। तो देखिए 4 0 से 4 0 खत्म, 7 से 21 को काटिए 3% का। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कुल मिला के लाभ कितने प्रतिशत है तो आप कहेंगे सर 3% का लाभ है दोनों चीजों पर। तो इधर देखिए, इधर तो आपका डेस्कटॉप है, इधर तो आपका क्या है बच्चा? डेस्कटॉप, और इधर बच्चा आपका लैपटॉप, ठीक है। इधर है आपका लैपटॉप, ध्यान से देखते रहिएगा। डेस्कटॉप पे कितने का? 12% की हानि, तो इधर लिखिए माइनस के 12%, 12% की हानि हो गई, और लैपटॉप पर 23% का लाभ। और मुझे फाइनली क्या हुआ है? 3% का लाभ हुआ है। 3% का क्या हुआ है? लाभ। ध्यान से देखते रहिएगा एक एक चीजों को। 1550 हो गए हैं, मतलब 1600-1700 हो जाने चाहिए अभी। ध्यान से देखिए बच्चा, 12% की हानि, 23% का लाभ, और अंत में क्या हुआ? दोनों चीजों पे कुल मिला के क्या हुआ? 3% का लाभ। अंतर करिए जल्दी से, 3 में से 12 घटाइए, कितना आएगा? 15 आएगा। आप ऐसे मत घटा देना, 3 में से 12 आएगा तो 9 आएगा, नहीं बच्चा, ये 3 है और ये माइनस के 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे। 23 में से 3 गया, कितना आएगा? 20। इस रेशियो को बताइए, ये रेशियो किस चीज का आया? कल भी मैंने बताया था कि जो परसेंट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से नीचे किसका रेशियो आता है? बताइए, क्या ये रुपए का रेशियो आया है? तो रुपए का रेशियो आया है, तो किस रुपए का आया है? क्या ये क्रय मूल्य का है?
तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। देखिए हमने पहली वस्तु कितने की और दूसरी वस्तु कितने की, ये रेशियो आया है क्रय मूल्य का। इसे आप काटिए 5 से, 5 चौके 20, 5 तिये 15, दोनों चीजें कितने की 7 की, और 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 70,000 के, यानी कि 4 जीरो चिपका दो, यहां पे भी 4 जीरो चिपका दो और यहां पे भी 4 जीरो चिपका दो, खत्म। बताइए क्या जानना चाहता है, दोनों वस्तुओं की कीमत का अंतर बताइए। तो अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 1 यूनिट, और एक के आगे भी कितनी जीरो 4 जीरो, खत्म सवाल है, मिट्टी डालिए। आसान है, सस्ता सवाल है। 10,000 इसका बिल्कुल सही आंसर है, 10,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ना, सही है ना। चलिए तो आंसर कितना होगा 10,000, ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन लगाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे करेंगे। अच्छा सवाल है अगले वाला, ध्यान से देखिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जितना भी टफ हो सकता है एलिगेशन पे, जितना भी आसान हो सकता है। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा मैं मान जाऊंगा कि आपको एलिगेशन थोड़ा बहुत भी आ गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा, ठीक है, ध्यान से। हाँ 1600 पे गाड़ी लेके चलो भाई यार, एक बार शेयर करेंगे। 1600 पे लेके चलते गाड़ी को, शेयर करके सेशन को कितने पे लेके चलते हैं 1600 पे। आधा घंटा बचा है, सेशन को सभी लोग एक तो 1000 पार करा दो, लाइकों की संख्या एकदम 1200 दिखनी चाहिए, 1200 है ना। 1600 के आसपास बच्चा दिख रहा है तो 1200 के आसपास तो तुरंत बढ़ जाने चाहिए ना, खतरनाक तरीके से, है ना। 10,000, खत्म सवाल है। हाँ तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे आप इस सेशन को ले रहे हैं, सुबह वाले सेशन को, है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक सीख रहे हैं। अभी हमने बहुत सारी चीजें सीख भी लिया, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, एचसीएफ एलसीएम भी आपने करा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्च एंड इंडाइसिस, सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर आपने कर दिए। तो मैं ये कहूंगा अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, हर एक क्वेश्चन को आपने कॉपी पे नोट किया है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो रात वाला सेशन चलता है ना 10 बजे, अगर आप उस सेशन को प्रैक्टिस के तौर पे लेते हैं और सुबह वाले सेशन से सीखते हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर मैथ में कोई दिक्कत आएगी। उसमें भी मैं 2019 तक के क्वेश्चन लेके आता हूं, एसएससी सीजीएल सीपीओ टाइप के क्वेश्चन भी मैं उसमें रखता हूं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मतलब, तो एक बार तो आप अच्छे से पूरा सिलेबस कर लीजिए, जो इस वाली क्लास से कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और आप अगर लास्ट 5 इयर्स एसएससी के क्वेश्चन निकाल लेते हैं, वो भी प्री मेंस तक के क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो आपको मैथ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि एसएससी के एग्जाम हर साल होते रहते हैं और स्टेट वाइज एग्जाम तो बहुत दिनों बाद होते हैं। जैसे आपको पता है एसआई का पेपर कब हुआ, 2017 में, 2011 के बाद। तो कहां से क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन है नहीं आपके पास में, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। तो आप एसएससी से प्रैक्टिस करिए, लास्ट 5 इयर्स के कोई क्वेश्चन निकाल लीजिए, प्री मेंस के निकाल लीजिए, और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्री मेंस के, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। तो आप अगर सुबह वाले सेशन से क्लास लेके अच्छे से नोट्स बना के तरीके सीख के आप एसएससी के प्रीवियस ईयर निकालते हैं, कहीं से भी मार्केट से जो बुक मिल जाए आपको वहां से उठा लीजिए, तरीके मेरे वाले ही रखना, ठीक है। तो फिर आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सेशन को इसमें आगे बढ़ाते हुए मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, और ये क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखिएगा। एक विद्यार्थी 10 पेंसिल 8 पेन 150 रुपए में खरीदता है। आपने 10 पेंसिल खरीदी, आपने 8 पेन खरीदे, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 150 रुपए हो गई। पेंसिल को 4% लाभ पर, पेंसिल को कितने पे 4% पे, और पेन को 7% लाभ पर बेचता है। यदि वह कुल 9 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कुछ पेंसिल बेची, कुछ पेन बेचे, और लाभ कितने का, 9 का। किसके ऊपर, 150 रुपए की चीजों पे ऊपर। आपने 150 रुपए की चीज खरीदी और 9 रुपए का लाभ लिया, तो बताइए कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, बताइए। आप कहेंगे सर 9 का लाभ है 150 रुपए की चीजों पर, गुना करिए 100, तो 0 से 0, 15 से इसको काटेंगे 6% का लाभ। तो फाइनली मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 6%। पूरी वस्तुओं पर मुझे 6% का लाभ है। आगे देखिएगा, तो यहां पे देखिए, अगर मैं पेंसिल की बात करता हूं और इधर मैं पेन की बात करता हूं, ध्यान से नोट करिएगा कॉपी में। पेंसिल पे कितने का लाभ, 4%, लिखिए 4%। और मैंने कहा पेन पे कितने का लाभ, आप कहेंगे सर 7%, और दोनों पे कितना, 6%, बीच में 6 रखिए। अंतर बताइए,
1 अनुपात कितना आ गया 2, 1 अनुपात 2 हो गया। अब ये क्या आया, आप कहेंगे सर ये क्रय मूल्य आ गया, मतलब आपने पेंसिल कितने की खरीदी होगी, पेन कितने का, तो ये कीमत आ गई आपकी, ये सीपी कह सकते हैं कि दोनों चीजों में से कौन सी चीज कितने की आपने खरीदी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपने कौन सी चीज कितने की खरीदी, तो बताइए कैसे निकाले। मैंने कहा दोनों चीजें कितने की, 1 में 2 जोड़िए 3, और 3 का मतलब किसके बराबर दिया गया है, 150 रुपए के बराबर। 3 का मतलब 150, तो 1 का मतलब कितना 50, 3 से 150 को भाग दीजिएगा। तो यहां से देखिए बच्चा, आपने पेंसिल कितने रुपए की खरीदी है, 50 रुपए की, आपने पेन कितने के खरीदे हैं, 100 रुपए के। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता था एग्जाम में कि बताइए आपने पेंसिल कितने रुपए की खरीदी थी, तो आप कहेंगे सर 50 रुपए की। आपने पेन कितने रुपए के खरीदे हैं, 100 रुपए के आपने पेन खरीदे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आंसर बता रहे हैं कितना, बी वाला आंसर। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से चेक कर लेते हैं कि बात सही है कि गलत है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कितनी पेंसिल खरीदी है, 10, और पेन कितने खरीदे, 8। 10 पेंसिल कितने रुपए में, 50 रुपए में, कितनी पेंसिल 10, और पेन कितने खरीदे, 8, कितने रुपए के, 100 रुपए के 8 पेन। तो ये कितना आ गया 12.5, और ये कितना आ गया 5 रुपए, यानी कि 5 रुपए और 12.5 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो बिल्कुल सही है, यही वाला बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्वेश्चन यहां से दो तरह से पूछा जाएगा, या तो आपसे अनुपात पूछ सकता है कि आपने पहली चीजें और दूसरी चीजों का अनुपात बताइए, पेंसिल और पेन का। कीमत का भी बारे में पूछा जा सकता है कि आपने कितने रुपए की पेंसिल खरीदी थी, कितने रुपए के पेन खरीदे थे। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि बताइए, चलिए खैर ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया कि एक पेंसिल की कीमत बताइए, एक पेन की कीमत बताइए। तो क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिलेगी बच्चा, सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिलेगी। एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, ऐसे आपको सारी पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए ये क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से करेगा। ठीक है ना, डन है ना, हर एक को समझ में आ रही है, चीजें यहां से होती हुई यहां से निकल के जा रही है, तो बात क्लियर है। अगर दिमाग से होती हुई दिल से छू के जाए ना बात, तो थम्स अप करने में कोई कमी नहीं करना। टारगेट 1500 का रखते हैं, ठीक है, 1700 बच्चे के आसपास देख रहे हैं, थोड़ा शेयर करके 1700 पे गाड़ी लेके चलो यार, 2000 की डिमांड है, अरे तुम 1600 पे अटके पड़े हो, मतलब शेयर नहीं कर सकते, एक बार सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए एक अच्छा सा ढूंढ के सुनाता हूं, ठीक है, आपके लिए एक अच्छा सा ढूंढ के सुनाता हूं मैं। देखिए ये क्या कहता है, बायोलॉजी के टीचर से बात होती है, बायोलॉजी के टीचर से पूछते हैं सर सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब बताया, शरीर की कोशिकाएं। आपने बायोलॉजी पढ़ी है ना, तो सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है शरीर की कोशिकाएं। ठीक है, फिजिक्स के टीचर क्या बोलते हैं, फिजिक्स के टीचर से पूछा सर सेल का मतलब क्या होता है, तो वो कहते हैं बैटरी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछा गया कि सेल मतलब क्या होता है, वो कहता है बिक्री। ठीक है भाई, हिस्ट्री के टीचर से पूछा सर सेल का मतलब क्या होता है, वो कहता है जेल, सेल का मतलब जेल। ठीक है, अंग्रेजी के टीचर से पूछा सेल का मतलब बताइए, वे कहते हैं मोबाइल, सेल मतलब मोबाइल। ठीक है, मैंने तो पढ़ाई ही छोड़ दी, मतलब जहां एक ही स्कूल में टीचरों की राय एक नहीं है तो उस स्कूल में पढ़ के क्या फायदा है, किसी का एक मिलता ही नहीं है, सारे टीचर अपने अपना अलग पढ़ाते। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं भाई साहब मेरी यहाँ पे दाल ही निकलेगी। तो क्या करा उसने, पढ़ाई छोड़ दी, कहता कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक मत नहीं रह सकते तो उसमें मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, इसका एटीट्यूड खतरनाक था। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसे आज शादी के बाद में पता चला कि सेल का मतलब छूट भी होता है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे छोड़ पाएगा, स्कूल तो इसने छोड़ दिया, लेकिन सेल का मतलब जब इसे पता चला कि छूट भी होती है, सेल लगी हुई है, चलो भाई साहब, तो आज बड़ा खतरे में महसूस कर रहा है अपने आप को। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक विक्रेता 2 घड़ियां
8% 15% की छूट के साथ में देता है। यदि दोनों का कुल अंकित मूल्य 2100 रुपये है तो दो वस्तुओं के बीच अंकित मूल्य का अंतर तथा अंतर क्या होगा यदि कुल छूट प्रतिशत 12% हो। ध्यान से देखिए, एक विक्रेता दो घड़ियां 8% और 15% की छूट के साथ देता है, ठीक है। यदि दोनों का कुल अंकित मूल्य 2100 रुपये है तो दो वस्तुओं के बीच अंकित मूल्य का अंतर क्या होगा यदि कुल छूट कितनी है 12%। आप मुझे एक बात बताओ, इधर कितने की छूट है 8% की, इधर आपकी कितने की छूट है 15% की, और बीच में कितने की छूट मिली, मतलब दोनों से कितने की छूट है, दोनों से कुल मिला के छूट कितनी है 12%। बाबू एक बात बताओ, ये जो छूट मिल रही है ये किस पे मिल रही है, आप कहेंगे अंकित मूल्य पर छूट मिलती है, तो पहले पे छूट 8, दूसरे पे 15 और ये 12। नीचे रेशियो किसका बनेगा मुझे एक बात बताओ, अगर छूट मिलती है तो अनुपात नीचे किसका मिलेगा, मतलब कुल मिला के बात यहीं पे आती है कि जो ये नीचे अनुपात आ रहा है, अनुपात कितना आ रहा, 15 में से 12 गया 3 और 12 में से 8 गया कितना आएगा 4। मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 और 4 आपको नजर आ रहा है, ये 3 और 4 है क्या, ये किसका अनुपात है, क्या ये चीजों का अनुपात है या फिर अंकित मूल्य का अनुपात है। आप कहेंगे सर छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर, तो ये अनुपात भी अंकित मूल्य का है क्योंकि हम छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर। तो ये जो अनुपात आया ये आया अंकित मूल्य का, पहली और दूसरे वाली अंकित मूल्य का ये अनुपात है। दोनों को जोड़िए कितना हुआ 7, और 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 2100 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर 300 के बराबर। अगर मैं कहूं अंतर कितने का, तो अंतर भी कितने का हुआ 300 का। खत्म क्वेश्चन है। दोनों वस्तुओं में अंकित मूल्य का अंतर कितना होगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर 300 के। खत्म सवाल है, मिट्टी डालिए, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 17। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहना चाहता है। बाबू एक सेकंड के लिए इधर उधर मत जाना, जुड़े रहना सेशन में, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चन चुन के लाया हूं, सारे के सारे क्वेश्चन चुन के लाया हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना, एकदम ध्यान से। 300 रुपये सभी का आ गया, ओके खत्म है, मिट्टी डाली, एकदम सस्ता सा। एक और सुना देता हूं। अच्छा, तुम में से आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो कांस्टेबल बनना चाहते हैं, कितने ऐसे हैं जो इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, कितने ऐसे हैं कि कलेक्टर बनना चाहते हैं, मतलब डीएम, कौन कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बढ़िया पोस्ट पे, कुछ बढ़िया पोस्ट पे जाना चाहते हैं। मतलब क्या क्या आपकी लाइफ के एम है, क्या गोल है आपके, मतलब है क्या। ऐसा तो नहीं है कि कोई खाली शादी करना चाहता है और बाकी कोई गोल ही नहीं है कि भाई साहब सर मैं तो जो भी इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरा टारगेट ही है, ऐसा तो नहीं है। कोई शरारती बच्चा हो सकता है अपनी क्लास में, ठीक है। ध्यान से बताना, ऐसा ही बनना चाहते हैं, ओके। लव गुरु बनना चाहते हैं, तुम्हारी डिमांड तो कुछ खतरनाक मालूम पड़ती है। क्या बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर, पोस्टमैन, ओके, आईएएस, नेवी, ओनली दरोगा बस। कांस्टेबल वाले भी है, आर्मी में जाना चाहते हैं, एएसपी, आईएएस, आई लाइक इट, ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चे अलग अलग अपनी डिमांड रखते हैं। पोस्टमैन, एसआई, डीपी, सही परखे है मैंने एएसपी तक बात जा रही है, मतलब लगभग, है ना, आईएएस तक भी गई है बात। घर जमाई बनना चाहते हैं, ये खतरनाक है भाई साहब, ये इंसान मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। ये इसकी निगाह कहीं हो रही है, ये पूरी दौलत पे ध्यान रख रहा है, कह रहा है कि मुझे घर जमाई बनना है। अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो मतलब कुल मिला के कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, ये सब लोग बनना चाह रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ भाई साहब। देखिए एक बार एक कलेक्टर कहता है, और एक एसपी था, एक टीचर था, 3 व्यक्ति थे, एक कलेक्टर था, एक एसपी था और एक टीचर था। ध्यान से सुनिए इनकी बात। कलेक्टर कहता है हम तो इलाके के मालिक होते हैं, जिससे जो मर्जी करवा ले। एसपी कहता है हम जिसे चाहे अंदर कर दे और ठोक दे, ठीक है। एसपी कहता है
हमारे भी बड़े रोब है। टीचर कहता है भाई, अब टीचर सोच में पड़ जाता है यार, कलेक्टर तो कहता है कि हम अपने इलाके के मालिक होते हैं तो हमारा रुतबा अलग है। एसपी कहता है हम जिसे चाहे अंदर करके ठोक दे, हमारा अलग रुतबा है। अब टीचर क्या सोच रहा है, टीचर क्या बोलता है, समझ रहे हो? चलिए तो टीचर के बारे में बताता हूं जी। हमारा तो कोई रोब वोब नहीं है, हम तो ऐसे ही है, बस सारा दिन बच्चों को मुर्गा बनाकर कूटते हैं। अब उनके ऊपर है कि वो कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए। तब मतलब क्या समझे आप, टीचर के हाथ से सारे निकल के जाते हैं। अब बाद में उसकी बात है कि वो कितनी मेहनत करके क्या बनना चाहता है। तुम दूसरों को ठोकते हो और टीचर किसको ठोक के भेजता है? बात समझ में आई? तो मतलब टीचर के हाथ से सब कोई निकल के जाता है। तो सल्यूट है। ये देखिएगा, मनीष के पास 40,000 रुपए हैं, वह 2 बैंकों में उन्हें जमा करता है। पहले बैंक उसे 9.5% वार्षिक दर से तथा दूसरे बैंक उसे 5.5% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करता है। यदि वर्ष के अंत में 3200 रुपए उसे प्राप्त होते हो ब्याज के तौर पर एक वर्ष के अंत में, तो दोनों बैंकों में जमा की गई राशि बताइए। मैंने कहा ठीक है, अभी आंसर देते हैं। भाई एक बात बताओ कि आपको कितने रुपए मिले? 3200 रुपए। अंत में कितने रुपए पर? 40,000 पर। तो 3200 रुपए 40,000 का कितने प्रतिशत है? मतलब मुझे वो दर बता दीजिए, कि 3200 रुपए 40,000 का कितने प्रतिशत है? 40,000 का ध्यान से देख के बताओ। आप कहेंगे सर आसान है, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और ये भी खत्म, तो कितना हुआ? 8%। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एक औसत रेट बताइए जिस पे आपको 3200 रुपए मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर 8%। कितना हो गया? 8%। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपने पहले बैंक में क्या किया, आपने दूसरे बैंक में कितना ब्याज आपने प्राप्त किया। तो आप कहेंगे सर पहले बैंक में मैंने 9.5% की दर से और दूसरे बैंक में मैंने 5.5% की दर से पैसा दिया और मुझे फाइनली 8% के हिसाब से ब्याज मिल गया। तो बताइए अंतर कितना? आप कहेंगे सर 1.5, और यहां से अंतर कितना? आप कहेंगे सर 2.5, है ना? तो ये रेशियो कितने का बचेगा? ये रेशियो बनेगा 5 और 3 का। 5 से काट दीजिए बच्चा, दशमलव हटा के 5 से काटिए, तो आप यहां से ध्यान से देख पाएंगे कि आपने इस वाले में कितना पैसा और दूसरे वाले में कितना पैसा जमा किया। तो आप कहेंगे सर 5 और 3 8, टोटल मैंने 8 जमा किया और 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 40,000 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 5,000 के बराबर। तो मुझे बताइए क्या जानना चाहता है? दोनों बैंकों में जमा की गई राशि का अंतर क्या है? तो दोनों बैंकों में जमा की गई राशि कितनी है? एक में 5 है, दूसरे में 3, अंतर कितना हुआ? 2। 1 का मतलब 5, तो 2 का मतलब कितना? 10,000 इज द राइट आंसर। 10,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। खत्म सवाल है, मिटे डालिए बच्चा, बिल्कुल सही। कितना आएगा? 10,000। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको पता है ये सिंपल इंटरेस्ट में आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को एलिगेशन से यहीं पे सीख लिया है कि ये क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट में आएगा तो मैं इसे कैसे करूंगा। बात सभी को क्लियर है? जबकि मैं जब आपको कराऊंगा ना सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं एलिगेशन का कोई तरीका नहीं बताऊंगा, जेएसएम से कर दूंगा, खत्म क्वेश्चन। जेएसएम से करेंगे, एलिगेशन वैसा तरीका मैं लगाता नहीं हूं, बट आपको आज मैं एलिगेशन ही सिखा रहा हूं ताकि आप एलिगेशन भी समझ जाए। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही। अरे भाई साहब 3 मिनट बची हैं, एक बार 1500 का टारगेट पूरे करते हैं भाई। सभी लोग सेशन को लाइक करके 1500 पे लेके चलेंगे भाई, गाड़ी एकदम दिखना चाहिए एकदम से। तो मतलब ये आपने शेयर नहीं किया, ये आज बात सही नहीं करी आपने। मैंने कहा था 2000 बच्चा चाहिए, लेकिन आपने 1700 पे ही रोक दी गाड़ी। कम से कम 1700 से ऊपर लेके चलो, ठीक है? एक बार सेशन को सभी शेयर मार के आएंगे, मतलब एकदम यूनिटी दिखनी चाहिए। जितने भी एसआई बनना चाहते हैं ना, तो भाई साहब कम से कम एक बार तो शेयर मारेंगे एसआई के ऊपर, ठीक है? स्टार पे जल्दी से आ जाइए। जीएसएम वाला तरीका, जीएसएम नहीं, अरे तुम्हारे अंदर सिम ही दौड़ रहा है, दिख रहा है। जीएसएम तो सिम वाला होता है, वो नहीं भाई साहब, जेएसएम जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास में 9,000 रुपए है,
वह उसमें से 4,000 रुपए बैंक में जमा करता है, जहां उसे 9% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। शेष राशि को वह किस दर से जमा करे ताकि 2 वर्ष बाद 1,800 रुपए मिले। भाई 2 वर्ष में कितने मिले? 1,800। तो ब्याज तो हमेशा बराबर मिलता है, तो 2 वर्ष में 1,800, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 900 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है। तो 900 रुपए मिले, कितने पे? 9,000 रुपए पे। 9,000 पे 900 मिलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई? 9,000 पे 900 मिले, तो 9,000 का 900 कितने प्रतिशत है? आप कहेंगे सर 10% है। तो मेरे पास में रेट तो आ गई। रेट कितनी आ गई बच्चा? 10% की रेट आ गई। आप आंखों ही आंखों में भी निकाल सकते हैं, बाकी आप ऐसे कर लीजिए। 900 रुपए ब्याज है 1 साल का, कितने रुपए पर? 9,000 रुपए पे, और गुना 100, तो कितने प्रतिशत दर हो गई? 10% दर हो गई। आपने उसमें से 4,000 रुपए 9% के हिसाब से दिया, 9% की दर से दिए आपने, कितने रुपए? 4,000। तो बाकी कितने रुपए बच गए? 5,000 रुपए बच गए, क्योंकि टोटल 9,000 है ना, टोटल 9,000 है। तो 4,000 रुपए तो दिए 9% की दर पर, 5,000 का पता नहीं कितनी दर पे दिए है, लेकिन हमें जो रेट मिल गई वो कितनी मिल गई? 10% मिल गई। अंतर करिए बच्चा, आप इसका अंतर करके बताओ कि कितना आ रहा है। 3 0 से 3 0 खत्म, 10 से 9 का अंतर कितना? 1%। 5 यूनिट की वैल्यू 1 है, कितना गुना हो गया? 0.2 गुना हो गया। तो इसका भी 0.2 गुना बताओ, 0.2 गुना कितना? तो आप कहेंगे सर 0.8%। कितना आएगा? 0.8%। 10 में से 9 गया तो 1, तो इसमें से इसको घटाया जाए तो 0.8 आए, तो बताइए रेट कितनी होगी? आप कहेंगे सर 10.8% रेट है। यही क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 0.8%, 10.8%। बात सभी को क्लियर? कैसे करेंगे? कर लेंगे ना? अरे कर सकते हैं, बिल्कुल सही। 12.5 गलत बात है बच्चा, ध्यान से सुनिए। 4,000 रुपए तो आपने 9% की दर से, बाकी कितने रुपए बचे? 5,000। ये नहीं पता कितनी दर पे दिए है, तो इस रेशियो को हमने काटा और 10 में से 9 घटाया तो 1, 5 का मतलब 1, तो कितने गुना हुआ? 0.2 गुना। तो इसका भी 0.2 गुना निकालिए, कितना होगा? 0.8। इसमें से इसको घटाने से ये आता है, तो जरूर इसमें से इसको घटाया गया होगा, क्योंकि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी और दूसरे से छोटी। तो मुझे बताइए यहां पे ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिसमें से इसको घटाने से 0.8 आए? आप कहेंगे सर 10.8 रखिए, तो बस यही आंसर है। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और मैं आपकी कमेंट लगा देता हूं जल्दी से, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके जाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे तक चीजें पहुंचे। ये जो क्वेश्चन है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नहीं तो मैं रात वाले सेशन में ले लूंगा इसको, ठीक है? चलिए अब मैं आपके कमेंट रीड करवा देता हूं कि भाई साहब आपने क्या क्या बोला है, कैसे कैसे आपने जवाब दिए हैं, क्या आपको समझ में आया, कितनी सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आप अपने कमेंट को ध्यान से देखिए, आपने क्या क्या लिखा है। यदुवंशी सत्यम है इनका नाम, यदुवंशी सत्यम। एक दिन क्विज चल रहा था, इनकी बात सुनिएगा। एक दिन क्विज चल रहा था, मेरे आसपास मैथ का हम भी अच्छा, मेरे आसपास मैथ का क्विज चल रहा था, ये कहना चाहते हैं। मतलब आप ऐसी तोड़ मोड़ के बातें लिखते हो ना, तो मेरे को तो समझ नहीं आता क्या कर दिया। हम भी आ गए एक दिन, तो मुझे हवा भी नहीं लगी कि नाव धारा का चैप्टर था कि क्या हो रहा है, मुझे हवा भी नहीं लगी, मतलब समझ ही नहीं आया कि वहां पे क्या चल रहा है। मैथ की क्विज चल रही थी। तो दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन आपकी बीती नाव धारा का क्लास, रात भर में सारी क्लास लिए और रिवीजन किया। सर सुबह होते होते लग रहा था कि हमें कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए पेन की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरे दिन गया तो मैंने क्वेश्चन के बाद तुरंत आंसर बताया और सारे के सारे क्वेश्चन लगा दिए। सच में सर मैं बहुत मजा आया और सभी लोग भयभीत रह गए कि सर आपके पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा है कि मुझे सारी चीजें समझ में आ गई। मतलब इन्होंने मेरी पहली कोई क्लास देखी
जिसमें मैंने बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर कराया हुआ है। तो कहते कि मुझे तब तो हवा नहीं लगी, लेकिन बाद में मैंने हवा उड़ा दी भाई साहब, बिना पेन चलाए क्वेश्चन खत्म। दीपचंद वर्मा, इनका भी बहुत प्यारा कमेंट है, इनका मेरा कमेंट जरूर रीड करिए। सर गजब पढ़ाते हो आप, आदत सी हो गई आपकी क्लास की, अब सर जुनून है बस, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता जब तक बेकार है बस, अब तो एक ही उम्मीद है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। जब तक वर्दी नहीं मिल जाती तब तक हाथों में पेन और कॉपी हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो बढ़िया जुनून है आपके अंदर मतलब, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। चलिए, है ना सर, देख लो आएगा तो। शिव, इनका नाम है शिवम झा, इनका भी बहुत प्यारा कमेंट है, आप रीड कर सकते हैं, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, है ना। बाकी सभी के नाम मैं ले लेता हूं, जो अच्छे वाले कमेंट होते हैं, जो बढ़िया। ज्योति यादव, युवराज सिंह, ठीक है, शिव मोहन तिवारी, सभी का नाम मैं जल्दी से ले लेता हूं। राजदीप कुमार, बहुत ही प्यारा कमेंट है भाई साहब, अरे यार ये तो बहुत प्यारा कमेंट है वास्तव में। सर आपके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा, आपके मैथ पढ़ाने का तरीका बहुत दासो और खूबसूरत है, क्योंकि आप स्टूडेंट के मूड को अच्छी तरह से समझते हो। सर इस समय मैं हॉस्पिटल में हूं और अपनी सर्जरी करवाया हूं, इसलिए आपकी क्लास ऑफलाइन भी नहीं ले पा रहा हूं। लव यू मोहित। सर कौन सी चक्की का आटा खाते हो आप जो इतना अच्छा और दासू पढ़ाते हो यार। सर मेरे दोस्तों के लिए आप इस कमेंट को क्लास में जरूर पढ़िएगा। तो आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया वैसे। चलिए थैंक यू, लव यू, और मैं यहीं तक रखता हूँ सेशन को बच्चा, ठीक है। और ये ड्रीम यूपीएसआई, ठीक है, तो यहीं तक रखता हूं। आप मुझे कमेंट लाइक शेयर करके जरूर बताना। सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैलाया करो, अपने दोस्तों में भी चीजें बताया करो कि ऐसी क्लास चल रही है जिसमें आप मैथ एक बार सीख लेते हो, दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कोई साथी होगा, कोई दोस्त होगा, आप कहीं सफर करते हैं तो आप उसको भी बताया करें कि सुबह 10 वाला सेशन चलता है एग्जामपुर पे, मेरा पता सुबह 10 बजे से शुरू होता है, फिर 12 बजे भी मेरा, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डी की क्लास होती है, रात को फिर मेरा 10 वाला सेशन होता है। तो रात वाले सेशन में भी आप जरूर आया करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते फिर अगली क्लास में कल इसी टाइम 10 बजे आना ना भूलिएगा। अपना अलार्म सेट रखिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय।